Hi guys and welcome back to the channel Deepak Yadav Education. Welcome to the Daily Hindu News and Editorial Analysis of 31st of July 2023. तो गाइज आज है तारीख 31 जुलाई 2023 और है मंडे। देखेंगे आज के द हिंदू कंप्लीट न्यूज़पेपर को एनालाइज करेंगे। बट लेक्चर में आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोगों को इस लेक्चर का पीडीएफ चाहिए तो क्या करना है, सबसे पहले डाउनलोड करना है टेलीग्राम, देन उसके बाद जाके सर्च बॉक्स में टाइप करना दीपक यादव एजुकेशन यूपीएससी। एज यू कैन सी गाइज आप लोगों को ये वाला चैनल मिल जाएगा, इस पर क्लिक करना और जाकर इस चैनल को ज्वाइन कर लेना। ज्वाइन करने से फ़ायदा क्या होगा, यहाँ पर डेली बेसिस पर लेक्चर का पीडीएफ मिल जाता है, डेली करंट अफेयर के वीडियो का पीडीएफ मिल जाता है और डेली बेसिस पर बहुत सारे डिजिटल नोट्स मिल जाते हैं। नाउ बढ़ते हैं आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह हम लोग अपने लेक्चर को एक मैप के क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करेंगे। तो आज आप सभी लोगों को मैप में जाकर देखना है राम कैन बे को कहाँ पर है, ये एग्जैक्टली लोकेटेड। इसको अच्छे से मैप में देखना, देन उसके बाद आकर नीचे कमेंट सेक्शन में टाइप करना, जिससे कि आप लोग इसको लंबे समय तक याद रख पाओगे। साथ ही साथ एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो कि यूपीएससी प्रीवियस ईयर साल 2016 के प्रीलिम्स में पूछा गया था। डेली बेसिस पर हम लोग यहाँ पर एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा सिंपल सा है, आप आराम से इसको सॉल्व कर पाओगे। क्वेश्चन में 2 स्टेटमेंट्स दिए गए हैं, बताना है कौन सा सही है। सबसे पहला स्टेटमेंट बोलता है कि जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं इनको सबसे पहली बार प्रपोज किया गया था 1972 में एक ग्लोबल थिंक टैंक जिसका नाम है क्लब ऑफ रोम, इसके द्वारा। सेकंड स्टेटमेंट बोलता है कि जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं इसको हमने 2030 तक अचीव करने हैं। तो दोनों स्टेटमेंट्स को देखते हुए नीचे आपको ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्शन ए 1 ओनली, ऑप्शन बी 2 ओनली, ऑप्शन सी दोनों सही हैं या ऑप्शन डी दोनों के दोनों गलत हैं। तो इसका सही आंसर सभी को नीचे कमेंट सेक्शन में देना है, एटलीस्ट सभी को इसमें पार्टिसिपेट करना है, जैसे मैं आप लोगों से डेली बेसिस पर बोलता हूँ। बाय द वे इसका जो करेक्ट आंसर है वो मैंने आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड करवा दिया है, वहाँ से भी आप इसको चेकआउट कर सकते हो। और अगर वहाँ पर आंसर नहीं मिलता है तो भी कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, वीडियो के लास्ट में इसके करेक्ट आंसर का डिस्कशन हम लोग करेंगे। तो चलो शुभ आरंभ करते हैं और चलते हैं सबसे पहले थंबनेल वाले इंपॉर्टेंट आर्टिकल की तरफ। दोस्तों ये टॉपिक जीएस पेपर नंबर 2 गवर्नमेंट पॉलिसीज़ एंड इंटरवेंशंस के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। पिछले कुछ दिनों में आपने एक कैंपेन के बारे में सुना होगा, उसका नाम है मेरी माटी मेरा देश कैंपेन। ये कैंपेन अपने आप में आने वाले समय पर बहुत ज़्यादा चर्चा में होने वाला है। क्या है इसके बारे में सारी की सारी जो इन्फॉर्मेशन वो सब अभी हम डिस्कस करेंगे। पहले हम लोग आर्टिकल्स को देख लेते हैं। वैसे मैं आपको बता दूं आज के द हिंदू न्यूज़पेपर के अंदर भी इस वाले कैंपेन की चर्चा की गई है, एक आर्टिकल हमारे पास में प्रेजेंट है। उसके अलावा हमारे इंडिया के कई सारे और इम्पॉर्टेंट न्यूज़पेपर्स फॉर एग्जांपल लाइव मिंट, इकोनॉमिक टाइम्स, इंडियन एक्सप्रेस, सभी जगह पर मेरी माटी मेरा देश कैंपेन के बारे में बात की जा रही है। तो ये कैंपेन क्या है, आओ थोड़ा सा इसके बारे में बात करते हैं। इस कैंपेन के अंदर में हमारे देश भर से अलग अलग जगह से जो मिट्टी है, जो सॉइल है, उसको कलेक्ट किया जाएगा और कलेक्ट करने के बाद में दिल्ली तक पहुंचाया जाएगा। दिल्ली में जो कर्तव्य पाथ है वहीं पास में ही कह सकते हो एक गार्डन को डेवलप करने की बारे में चर्चा की जा रही है इस कैंपेन के अंदर। कैंपेन कब से स्टार्ट होगा, अगस्त से स्टार्ट होगा। अगस्त बेसिकली कल से लग जाएगा। आज 31 ऑफ जुलाई है, कल 1 अगस्त होगा, तो अगस्त में ही यहाँ पे कह सकते हो इस कैंपेन को इम्प्लीमेंट करने वाले हैं। जितने भी जो ये इवेंट्स वगैरह हैं इनको प्लान किया गया है अलग अलग लेवल पर, पंचायत, विलेज, ब्लॉक, अर्बन, लोकल बॉडी, उसके अलावा स्टेट और नेशनल लेवल, हर लेवल्स पर यहाँ पर इन इवेंट्स को प्लान किया गया है। देखो इस कैंपेन के 5 पॉइंट एजेंडा है, मेन एजेंडा। सबसे पहला एजेंडा क्या है कि यहाँ पर शीला फलकम का इंस्टॉलेशन किया जाएगा, मतलब कि ऐसे पर्सन्स जिन्होंने यहाँ पर बहुत बड़ा सेक्रीफाइस किया है, एक सुप्रीम सेक्रीफाइस किया है, काफ़ी बड़ा बलिदान दिया है, योगदान दिया है कंट्री के अंदर में, तो उनके जो नेम है, उनके जो नाम है, उसको यहाँ पर इंस्टॉल किया जाएगा, वहाँ पे लगाया जाएगा एक प्लेट के ऊपर लिख कर, जिसको हम लोग एज अ मेमोरियल प्ले की तरह देखेंगे। यानी कि कह सकते हो कि एक मेमोरी के तौर पर यहाँ पे उनको याद किया जा रहा है, एक सम्मान दिया जा रहा है। सबसे पहली चीज़ इस कैंपेन के अंदर में। सेकेंड जो एजेंडा इस कैंपेन में होने वाला है वो है वसुधा वंदन। अब ये क्या है, इसमें यहाँ पर मेन फोकस होने वाला है कि जो हर एक ग्राम पंचायत है और हर एक जो गाँव है वो क्या करे, हमारी मदर अर्थ को वापस से रिन्यू करने के ऊपर फोकस करे। मदर अर्थ यानी पृथ्वी को बहुत ज़्यादा हमने डैमेज किया है, तो हम इसको रिन्यू करने के लिए क्या कर सकते हैं, प्लांटेशंस कर सकते हैं, पेड़ पौधे लगा सकते हैं। तो ये वसुधा वंदन क्या करता है, फोकस करता है हर एक ग्राम पंचायत, विलेज के ऊपर कि वो 75 के आसपास जो सैपलिंग्स हैं, उनके एरिया में पाए जाने वाले जो इंडिजीनियस स्पीशीज़ हैं ना, उनके एरिया में पाए जाने वाले जो पेड़ पौधे हैं, बेसिकली उस प्रकार के 75 पेड़ पौधे को लगाने की बात की है। प्लस एक अमृत वाटिका बनाने के बारे में चर्चा की जा रही है। दूसरा ये हो गया। तीसरा जो यहाँ पर कह सकते हो इसका मेन एजेंडा है वो है वीरों का वंदन।
इसमें क्या होगा, इसमें हम लोग जो हमारे फ्रीडम फाइटर्स हैं, स्वतंत्रता सेनानी जो हैं हमारे, उनको सम्मान देने के बारे में यहाँ पर चर्चा की जा रही है। उनकी जो फैमिली हैं, काफ़ी सारे जो फ्रीडम फाइटर्स हैं जिनकी डेथ हो गई है, उनका जो पूरा फैमिली है, जो परिवार है ना, तो उनको प्रेज़ करने के लिए, उनकी प्रशंसा के लिए बेसिकली आप कह सकते हो ये एक एजेंडा होने वाला है इस कैंपेन के अंदर में। उसके बाद बोला जा रहा है इस कैंपेन में क्या होगा, जो भी हमारे यंग वॉलंटियर्स हैं प्लस दूसरे लोग हैं, ये क्या करेंगे, हर एक गांव से, हर एक ब्लॉक से जो मिट्टी है उसको इकट्ठा करेंगे। उस मिट्टी को इकट्ठा करने के बाद में कलश में उसको डालेंगे, एक मिट्टी का कलश बनाएंगे और उस मिट्टी के कलश को सीधा दिल्ली पहुंचाया जाएगा। तो ये तो गांव के स्तर पर बात हो गई। बाकी शहर में काम कौन करने वाला है, अर्बन एरियाज़ में जो ये इवेंट्स हैं इनको लोकल बॉडीज़ प्लस जो नोटिफाइड एरिया काउंसिल्स है, कैंटोनमेंट बोर्ड्स होते हैं, आपको पता होगा, टाउन पंचायत हैं, इन सब के पास में ये काम रहेगा। 9 अगस्त से 15 अगस्त तक इन सब के हाथ में काम रहेगा। प्लस यहाँ पे बोला जा रहा है जो बाकी बड़ी बड़ी म्यूनिसिपैलिटीज़ हैं, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशंस हैं, उनके पास में ये जो काम है, जो इवेंट उन्हें 16 अगस्त से 20 अगस्त तक यहाँ पर उसको फुलफ़िल करना है। मिट्टी का कलश तैयार किया जाएगा। मिट्टी का कलश तैयार करने के बाद में कह सकते हो वो सब बड़ी बड़ी म्यूनिसिपैलिटीज़ और कॉरपोरेशंस के पास में पहुँचेगा और वो मिट्टी का कलश सीधा दिल्ली के अंदर में कर्तव्य पाथ पर ट्रांसपोर्ट कर दिया जाएगा। और कर्तव्य के पाथ के पास में ही जो हमारा नेशनल वॉर मेमोरियल है ना, वहीं पास में ही एक गार्डन को डेवलप करने के बारे में चर्चा की जा रही है। इन सब मिट्टी का यूज़ किया जाएगा उस गार्डन को बनाने के लिए। समझ गए? तो आर्टिकल्स के अंदर लगभग बताया जा रहा है 7500 कितने 7500 जो कलश हैं, इनमें अलग अलग गांव से मिट्टी भरी जाएगी और वो जो है मिट्टी सीधा दिल्ली पहुंचेगी। उन मिट्टी से सबको मिलाकर एक गार्डन डेवलप होने वाला है इस अभियान के अंदर में, इस कैंपेन के अंदर में। आगे आते हैं, क्योंकि अभी 15 अगस्त आ रहा है, 15 अगस्त से यहाँ पर ये जो पूरा का पूरा अभियान है वो शुरू होगा। कोशिश है सबको साथ में लेकर आने की, ये यहाँ पर मेंशन किया जा रहा है। ये सारी बातें प्रधानमंत्री ने जो अभी 103वां मन की बात का सेशन लिया है, उस सेशन के दौरान ये सारी बातें मेंशन की हैं। और जैसा मैंने आपको बताया, इस अभियान में जो हमारे वीर बलिदानियाँ हैं, तो उन सब वीर बलिदानियों की स्मृति में, उनकी याद में लाखों ग्राम पंचायतों में उनका जो विशेष शिलालेख है उसको स्थापित किया जाएगा। जो नाम है बेसिकली वो यहाँ पर स्थापित करने वाले हैं। और एक पूरी अमृत कलश यात्रा निकाली जाएगी। इस कलश यात्रा में देश के अलग अलग कोने के गांवों की जो मिट्टी है उसको लेकर 7500 कलश दिल्ली लाए जाएंगे। इस यात्रा में देश के तमाम हिस्सों से पौधे भी लगाए जाएंगे, ये आपने ध्यान में रखना है। और जो ये 7500 कलश से जो मिट्टी इकट्ठा होगी वो सब दिल्ली जाएगी और उनको नेशनल वॉर मेमोरियल के पास में कह सकते हो उन सब मिट्टी से एक गार्डन डेवलप किया जाएगा, एक अमृत वाटिका तैयार की जाएगी, ऐसा यहाँ पर बोला जा रहा है। समझ गए ना? मैंने दोबारा से यहाँ पर इसको और ज़्यादा सिंप्लीफाई कर दिया है। इसमें कुछ ऐसा याद रखने वाली या फिर कुछ ऐसा डिफ़िकल्ट है नहीं। चलो आगे आते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पर। ना अगले पेज पर एक छोटा सा आर्टिकल है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन कह सकते हैं ये एक ऐसे एनिमल की बात की जा रही है यहाँ पर जो कि अक्सर न्यूज़ में रहता है। तो हुआ क्या है, 15 साल पुराना जो एक वेल का स्केलेटन है, ब्लू वेल जो आपने देखी है, बड़े साइज़ की जो मछली है, उसका जो हड्डियों का ढांचा है वो 15 साल पुराना जो ढांचा है वो बेसिकली अभी केरला के एक प्राइवेट फार्म के अंदर में पाया गया है। तो जो हमारा फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है, उस डिपार्टमेंट ने इस पूरे हड्डी के ढांचे को, वेल के इस स्केलेटन को अभी जब्त कर लिया है प्राइवेट फार्म से। ये प्राइवेट फार्म यानी केरला का जो प्राइवेट फार्म है वहाँ पर किसी पर्सन ने, बताया जा रहा है कि एक पर्सन है, उन्होंने यहाँ पर इस स्केलेटन को एक मछुआरे से ख़रीदा। 2007 में वो ख़रीदा गया था। ख़रीदने के बाद में अपने प्राइवेट फार्म में उस स्केलेटन को रख दिया और उसके आसपास का जो एरिया है वो यहाँ पे बनवा दिया। 27,000 रुपये खर्च करवाए थे उसके आसपास का एरिया बनवाने के लिए, उस एरिया को मतलब उस स्केलेटन को एक प्रोटेक्शन देने के लिए। तो वैसे कोई प्लेस नहीं थी इतने बड़े स्केलेटन को, जो वेल होती है, ब्लू वेल होती है, उसके स्केलेटन को प्रोटेक्शन देने के लिए। तो खैर यहाँ पे फार्म में जगह बनाई, उसको यहाँ पे रखा गया। लेकिन अभी जो हमारा फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है, इनका कहना यह है कि जल्दी से उस स्केलेटन को उस जगह से हटाया जाएगा और एक सेफ़ प्लेस, जो एक सुरक्षित जगह है, वहाँ पर भी हम इसको लगाने वाले हैं। समझ गए? तो इस वजह से यहाँ पर पूरा का पूरा जो ये आर्टिकल है वो न्यूज़ में है। ये स्केलेटन आप यहाँ पर वेल का देख पाओगे जो अभी ऊपर ये नज़र आ रहा है एक फ़ोटो के अंदर। अब करना क्या है, थोड़ा सा दोस्तों बैकग्राउंड पढ़ना है। बैकग्राउंड में क्या पढ़ना है, ब्लू वेल के बारे में पढ़ लेना, उसके अलावा कुछ नहीं। अभी रिसेंटली भी ब्लू वेल न्यूज़ में था, आपको पता होगा, और ये फिर से न्यूज़ में आ चुका है, इस वजह से मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। जब बात करते हैं ब्लू वेल्स की, तो एक लार्जेस्ट एनिमल है जो कि हमारी पृथ्वी पर आज के समय पर जीवित है।
समुद्र में आपने देखा होगा ब्लू व्हेल्स, सबसे बड़े साइज़ की मछली देखने को मिलेगी। तो एक लार्जेस्ट एनिमल जो आज पृथ्वी पर पाया जाता है वो ब्लू व्हेल है। व्हेल्स जो है ना, ये हमारे पूरे फूड चेन के अंदर में सबसे टॉप पर आती हैं। हमारा जो मैरीन एनवायरनमेंट है, हमारा पूरा जो समुद्र का पूरा इकोसिस्टम आपको देखने को मिलेगा, है ना, वहाँ पर सबसे टॉप पर जो है आपको ब्लू व्हेल देखने को मिलेगा। पूरे मैरीन इकोसिस्टम की ओवरऑल हेल्थ को मेंटेन करने के लिए भी यहाँ पर ये जो व्हेल्स हैं इनका रोल काफ़ी ज़्यादा बड़ा है। जैसे बाकी छोटी छोटी जो मछलियों की पॉपुलेशन है उसको कंट्रोल करने के लिए भी यहाँ पर आप देख पाओगे इनका रोल काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। बाकी ब्लू व्हेल कहाँ भी पाई जाती हैं, ये कह सकते हो सभी ओशन में, हमारी पृथ्वी पर जितने भी समुद्र हैं सभी समुद्र में पाई जाती है, लेकिन आर्कटिक ओशन को छोड़कर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आर्कटिक ओशन को छोड़कर। अब ये जो ब्लू व्हेल होती है ना, ये जनरली माइग्रेट करती है इधर से उधर, उधर से इधर, ठीक है। समर में और विंटर्स में इसका माइग्रेशन इस प्रकार से चलता रहता है। माइग्रेशन कैसा होता है वो अभी मैं आपको आगे बताऊंगा। अब होता क्या, लाइफ स्पैन की जब बात करेंगे तो लगभग 80 से लेकर 90 ईयर्स, 80 से 90 साल तक यहाँ पर इनका पूरा लाइफ स्पैन होता है, पूरा जीवन होता है। साइंटिस्ट ने यहाँ पर इनकी जो एज है वो एस्टिमेट की है इनके ऊपर जो वैक्स लाइक जो लेयर्स होती है उसको काउंट करके, ठीक है। जो हमारी मरी हुई व्हेल्स होती हैं उसके ऊपर यहाँ पे जो वैक्स जमी होती है उसके काउंटिंग के दौरान यहाँ पर इनकी जो उम्र है उसका एक अंदाज़ा लगाया जा रहा है, जिसके बेसिस पर बताया जा रहा है जो एवरेज लाइफ स्पान है वो 80 से 90 साल का यहाँ पे ब्लू व्हेल का होता है। बिहेवियर और डाइट की अगर हम लोग बात करते हैं तो ब्लू व्हेल कभी कभी छोटे छोटे ग्रुप्स में भी यहाँ पर ये स्विम करती है ना, तैरती है। कभी कभी यहाँ पर अकेले भी पाई जाती है और कभी कभी ये पेयर्स में भी आपस में होते हैं जो कि आपस में तैरते रहते हैं। अब जनरली क्या होता है, जो ये ब्लू व्हेल्स हैं ये अपना जो समर है, जो गर्मियाँ होती हैं वो यहाँ पे पोलर वाटर्स में, यानी पोल साइड में, ऊपर की साइड में जो समुद्र हैं हमारे, यानी जहाँ पे ठंड हो रही है वहाँ पे ये अपना समय बिताती हैं गर्मियों के समय में। और उसके बाद में जब ठंडियाँ आती हैं तो ठंडियों में ये वापस से जो हमारा इक्वेटर वाला रीजन, इक्वेटोरियल वाला वाटर है, वहाँ पर एक लंबा डिस्टेंस तय करने के बाद में वापस से उस वाले समुद्र के हिस्से में ये आ जाती हैं। जो इनकी इंपॉर्टेंट डाइट होती है, प्राइमरी डाइट, वो यहाँ पर छोटे छोटे जो श्रिम्प होते हैं, झींगा जो होते हैं, इस प्रकार के एनिमल्स को यहाँ पर ये ज़्यादातर खाने का काम करती हैं। फ़िश वगैरह छोटी छोटी मछलियों को भी खाने का काम करती है, बट यहाँ पर कह सकते हो ओकेजनली, कभी कभी। जो मेन डाइट होती है वो छोटे छोटे जो श्रिम्प, झींगा वगैरह हैं उनको यहाँ पर मेनली खाने का काम करती है ब्लू व्हेल। अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट पर, इनका कंजर्वेशन स्टेटस यानी प्रोटेक्शन किस तरीके से यहाँ पर इनको दी गई है। तो जो हमारा IUCN है, IUCN के अंदर में ब्लू व्हेल को एंडेंजर्ड कैटेगरी में कवर किया गया है। एंडेंजर्ड कैटेगरी मतलब यहाँ पर इनकी संख्या अभी भी खतरे में है, कम मात्रा में यहाँ पर ब्लू व्हेल पाई जाती हैं। और अगर जो भी संख्या ये आज के समय पर प्रेजेंट है ये और कम हो जाएगी तो क्या होगा, इस ब्लू व्हेल को फिर क्रिटिकली एंडेंजर्ड कैटेगरी में डाल दिया जाएगा, समझ गए। और फिर उसके बाद क्रिटिकली एंडेंजर्ड का मतलब है कि ये जो ब्लू व्हेल है ये और ज़्यादा खतरे में है, इनकी पॉपुलेशन बहुत ही कम या ना के बराबर बची हुई है, समझ गए। तो IUCN के अंदर में एंडेंजर्ड कैटेगरी में रखा गया है। आगे आते हैं ना दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले एक सबसे इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, आप अगर पेड ग्रुप को ज्वाइन करना चाहते हो तो आपके पास में अभी एक अच्छा सा चांस है, आप उस पेड ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो। उन पेड ग्रुप के अंदर में डेली करंट PDFs वगैरह आपको प्रोवाइड करवाई जाती हैं। जैसे अभी मैंने आपको ब्लू व्हेल के बारे में पढ़ाया, तो आर्टिकल तो हमने पढ़ लिया, लेकिन आर्टिकल के पीछे का जो बैकग्राउंड डेटा था स्पेशली ब्लू व्हेल्स वाला, वो थोड़ा रेलिवेंट था, ठीक है। वहीं से क्वेश्चन बनेगा अगर बना तो वो आपको प्रोवाइड करवाया गया। अभी मैंने आपको यहाँ पर एक कैंपेन के बारे में पढ़ाया, मेरी माटी मेरा देश कैंपेन, उसके बारे में जो इन्फॉर्मेशन है वो आर्टिकल में नहीं प्रेजेंट है, लेकिन आपको बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन सब कुछ यहाँ पर PDF नोट्स के अंदर मिल जाता है, ठीक है। और वो जो PDFs हैं वो हिंदी प्लस इंग्लिश दोनों में अवेलेबल करवाई जाती हैं इस पेड ग्रुप के अंदर में। और PDF के अलावा भी दूसरा ऑप्शन में अगर कोई लोग PDF डाउनलोड नहीं करना चाहते हैं, काफ़ी लोग होते हैं ना जिनको PDF से चिढ़ होती है, बहुत सारे लोग मुझे मैसेज भी करते हैं, सर ऐसा कोई ऑप्शन है कि सर PDF ना डाउनलोड करें, हमारा स्टोरेज फुल हो जाता है, ढेर सारी PDFs कलेक्ट करके रखनी पड़ती है। तो उसका भी एक अच्छा सोल्यूशन इस ग्रुप के अंदर में, इस ग्रुप में डायरेक्टली भी ऐसा कंटेंट पड़ा हुआ है, डेट वाइज पड़ा हुआ है। आप डेट वाइज यहाँ पर अच्छे से कंटेंट देखकर सीधा सीधा पढ़ सकते हो, PDF डाउनलोड करने की भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो उस पेड ग्रुप को ज्वाइन करने का जो अमाउंट है वो बहुत ही मिनिमम है, 499 रुपीज़ फॉर द लाइफ टाइम एक्सेस। 499 आपने केवल एक बार इन्वेस्ट करने हैं, दोबारा आपने कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। उस ग्रुप में आप ज्वाइन हो जाओगे और लाइफ टाइम तक आप उसके बेनिफिट्स उठाते रहो। दूसरी चीज़, ज्वाइन करने के लिए क्या करना है, व्हाट्सएप पर जाओगे, व्हाट्सएप पर जाकर यहाँ पर इस नंबर पर मैसेज करना है 8534873368। इस नंबर पर मैसेज कर देना, हाँ मैं इंटरेस्टेड हूँ ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए। आपको वहाँ से रिप्लाई आएगा, आपको सारा का सारा प्रोसेस बताया जाएगा, पेमेंट का, इवन आपको डेमो वीडियो का लिंक भी दिया जाएगा। आप डेमो भी देख सकते हो कि एग्जैक्टली इस ग्रुप के अंदर क्या क्या चीज़ें प्रेजेंट हैं। डेमो को देखने के बाद में अच्छे से सब कुछ कंफर्म करने के बाद में, डिसीजन लेने के बाद में आप यहाँ पे
जो है पूरा का जो आपको मैसेज किया जाएगा ना, प्रोसेस दिया जाएगा पेमेंट का, उसको पूरा करने कर क्या कर सकते हो, पेड ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है। बाकी दोस्तों, अगर आप लोग मेरे साथ में पर्सनली ज्वाइन करना चाहते हो तो उसके लिए इंस्टाग्राम पे जाना है। वहाँ पे जाके सर्च बॉक्स में जैसे ही लिखोगे दीपक यादव एजुकेशन, मेरा प्रोफाइल मिलेगा और 13,000 से ज़्यादा लोग जुड़े हुए हैं, ध्यान रखना, वहाँ पे आप जुड़ सकते हो। और एक छोटी सी बात, वीडियो पे लाइक का बटन बिल्कुल मत भूलना। एक टारगेट होता है 5K प्लस लाइक्स का, प्लीज़ यहाँ पर उसको भी पहुँचा देना। यहाँ पर मैं वीडियो के बीच में आपके 2 से ढाई मिनट लेता हूँ। काफ़ी लोगों को इसके बारे में इन्फॉर्मेशन है, लेकिन काफ़ी लोग यहाँ पर उसको फटाफट स्किप कर देते हैं। अब जिनको यहाँ पे परेशानी होती है कि ये 2-2.5 मिनट सर आप यहाँ पे बेकार कर देते हो, प्लीज़ आप इसको स्किप कर दिया करो, है ना, स्किप करके आगे आ जाया करो। ठीक है। क्योंकि काफ़ी सारे लोग, क्योंकि आप लोग ग्रुप को ज्वाइन कर चुके हैं, बहुत सारे लोग ऐसे ग्रुप हैं, लोग हैं सर हम पेड ग्रुप ज्वाइन कर चुके हैं। ठीक है, आप ज्वाइन कर चुके हो, लेकिन ढेर सारे लोग ऐसे हैं जो नए नए लोग यहाँ पर जुड़ते हैं डेली बेसिस पर। उनको भी बताना, उनके पास में भी ये इन्फॉर्मेशन होना ज़रूरी है। तो इसलिए आपको अगर इसके बारे में पता है कि हाँ मैं क्या बोलने वाला हूँ अब, तो उसको स्किप कर दिया करो 2 मिनट, और फिर उसके बाद आगे से अपना जो लेक्चर है वो कंटिन्यू करा करो। ठीक है, आगे आते हैं। नाउ नेक्स्ट आर्टिकल में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, बहुत ध्यान से आपको सुनना है। अभी मैंने आपको मेरी माटी मेरा देश कैंपेन के बारे में पढ़ाया। ये मेरी माटी मेरा देश कैंपेन के बारे में चर्चा हमारे प्रधानमंत्री ने जो अभी मन की बात का सेशन है कल के दिन जो किया गया था उस दौरान किया है। ठीक है, इस कैंपेन के बारे में ये इन्फॉर्मेशन यहाँ पे प्रेजेंट है, मैंने ऑलरेडी आपके साथ में डिस्कस किया। लेकिन अब यहीं पर एक और टॉपिक के बारे में चर्चा की है। पीएम मोदी ने यहाँ पर मेंशन किया है कि जो इंडिया है, भारत ने एक कहीं ना कहीं एक बहुत ही ज़्यादा यूनिक रिकॉर्ड बना दिया है। किस चीज़ का रिकॉर्ड बना दिया है? हमने पिछले 1 साल के अंदर 10 लाख किलोग्राम, कितना, 10 लाख किलोग्राम जो ड्रग्स होता है, उन ड्रग्स को हमने डिस्ट्रॉय किया है, उनको बर्बाद किया है, उन ड्रग्स को ख़त्म किया है। और पता है इस ड्रग की कॉस्ट कितनी हो गई? 10 लाख किलोग्राम ड्रग की जो कॉस्ट है वो लगभग 12,000 करोड़ रुपए हो गई। तो इतनी ड्रग्स को यहाँ पे डिस्ट्रॉय किया गया है पिछले 1 साल के अंदर में, ये बात यहाँ पे पीएम मोदी ने बोली है। और लगभग अभी आज से 2 सप्ताह पहले भी लगभग कह सकते हो 1.5 लाख किलोग्राम जो ड्रग्स हैं उनको जब्त किया गया है, उनको डिस्ट्रॉय किया गया है। क्यों? क्योंकि हम चाहते हैं इंडिया ड्रग फ्री बने, और इसी के लिए हमारी केंद्र सरकार ने क्या किया था, नशा मुक्त भारत अभियान को लॉन्च किया था, याद होगा। ठीक है, जहाँ पे हमारा मेन मकसद है हम इंडिया को नशा मुक्त बना सकें, जो ये ड्रग्स वगैरह का कंजम्पशन है, लोगों में एडिक्शन है, इसको ख़त्म कर सकें। और अभी नशा मुक्त भारत अभियान काफ़ी तेज़ी से काम कर रहा है, 11 करोड़ लोगों तक यहाँ पर ये पहुँच चुका है, ऐसा यहाँ पर मेंशन किया जा रहा है। ड्रग एडिक्शन कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन चुकी है, एक चैलेंजिंग प्रॉब्लम बन चुकी है, एक पर्टिकुलर इंसान के लिए भी, उसके परिवार के लिए भी, और सबसे बड़ी बात जिस समाज में वो रह रहा है, जिस सोसाइटी में रह रहा है, उस सोसाइटी के लिए भी। ठीक है, तो ये ड्रग वाकई में अपने आप में बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, उसका एडिक्शन उससे भी बड़ी प्रॉब्लम है। ठीक है, एक लत जो है ना वो इंसान को पूरी तरह से बर्बाद कर देती है। अब यहाँ पर इन्होंने एक बात और बोली है, मध्य प्रदेश का एक गांव है, ठीक है, वहाँ पर ना एक डिस्ट्रिक्ट है शाहडोल डिस्ट्रिक्ट। तो उस डिस्ट्रिक्ट के अंदर भी एक समय पर जो लेकर वगैरह है वो काफ़ी ज़्यादा फेमस थी, उसको हटाया गया, लोगों ने एक नया पैशन अपनाया, फुटबॉल चूज़ किया। ठीक है, एक फेमस कोच हैं रईस अहमद, एक फॉर्मर नेशनल प्लेयर एंड कोच रह चुके हैं, उन्होंने यहाँ पर फुटबॉल सिखाना लोगों को स्टार्ट किया, लोकल यूथ को उस एरिया में। और कुछ ही सालों के अंदर में फुटबॉल उस गांव के अंदर एक पॉपुलर बन गया, पॉपुलर गेम बन गया, लोग फुटबॉल को पसंद करने लगे। उस गांव को आज हम लोग मिनी ब्राज़ील के नाम से जान रहे हैं। ठीक है, और लगभग यहाँ पे कह सकते हो जो 40 अलग अलग 40 से ज़्यादा नेशनल स्टेट लेवल की प्लेयर्स हैं ना, उनके अंदर में ज़्यादातर लोग यहाँ पर इस गाँव से निकल कर आ रहे हैं, फ्रॉम बिचरपुर से निकल कर आ रहे हैं। बिचरपुर गाँव है बेसिकली, ये नाम आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो एक फुटबॉल रिवॉल्यूशन यहाँ पर स्प्रेड हो गया। तो एक ऐसा ट्राइबल एरिया जो कि केवल अवैध तरीके से जो शराब बनाई जाती है उसके लिए जाना जाता था, लेकिन उन्हें कुछ स्टेप्स उठाए, वो आज के समय पर एक फुटबॉल नर्सरी बन चुका है। तो आपको भी यहाँ पर किसी न किसी चीज़ का एडिक्शन होगा। ठीक है, उस एडिक्शन को आप एनालाइज करो और आप उस एडिक्शन में कितना देर लगा दे रहे हो। जैसे कि यहाँ पर आप देख पाओगे ड्रग का एडिक्शन है, लोग बहुत ही ज़्यादा ड्रग्स का कंजम्पशन कर रहे हैं और पूरा पूरा दिन यहाँ पर ड्रग्स का कंजम्पशन किया जा रहा है अलग अलग लेवल पर। तो उनका पोटेंशियल देख सकते हो कि एनर्जी वो इंसान किस जगह पे लगा रहा है। वही एनर्जी एक सही जगह पर अगर चैनलाइज कर ली जाए, वही एनर्जी अगर एक सही जगह पर लगानी स्टार्ट कर दी जाए, तो आपको इतने बेनिफिट्स मिलेंगे, आपकी लाइफ बहुत ही ज़्यादा प्रोडक्टिव हो जाएगी। वो एग्जैक्टली यहाँ पर आप कह सकते हो एक हमें लेसन भी मिलता है इस पूरे के पूरे सिनारियो से। आजकल मुझे बहुत मैसेजेस भी आते हैं, खासकर इंस्टाग्राम पे सोशल मीडिया एडिक्शन को लेकर। सर मैं इंस्टाग्राम पे बहुत ज़्यादा मतलब बिज़ी रहता हूँ, या फिर बिज़ी का मतलब रील्स में फंस जाता हूँ। ठीक है, तो ये आप अपने
मतलब आप खुद देखो कि अगर आप सोशल मीडिया पूरी तरह से एडिक्ट हो चुके हो, मोबाइल से एडिक्ट हो चुके हो, मोबाइल यहाँ पे लगातार अपना काम होता है तो ठीक है, चलो हमने पढ़ाई करनी है थोड़ी देर 2 घंटे के लिए मोबाइल देखना है, ठीक है। लेकिन पूरा पूरा दिन लग जाना और उसमें भी 3-3 4-4 घंटे केवल सोशल मीडिया पर बिता देना, ये कहीं ना कहीं क्या है, ये आपका एडिक्शन ही तो है सोशल मीडिया को लेकर। और वो आप क्या कर रहे हो, वहाँ पे टाइम वेस्ट कर रहे हो, ठीक है, वहाँ पे टाइम वेस्ट कर रहे हो, कुछ भी यहाँ से जो भी आपको फ़ायदा है नहीं मिलने वाला। दोस्तों उसी एनर्जी को, जिस एनर्जी से आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर बिल्कुल फोकस कंसंट्रेशन के साथ में 4-4 घंटे निकाल रहे हो, उसी फोकस कंसंट्रेशन के साथ में अपनी पढ़ाई पर बैठ जाओ। क्योंकि हमारा दिमाग ना खुशी मांगता है हर चीज़ में कि यार इसमें मुझे प्लेजर मिलेगा, मैं ये काम करूँगा। अब सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आप रील को स्क्रॉल करते जा रहे हो, एक के बाद एक के बाद एक, जैसे जैसे रील स्क्रॉल कर रहे हो आपके ब्रेन से डोपामिन रिलीज़ हो रहा है, आपको खुशी मिलती जा रही है और आप लगे पड़े हो। और ऐसे ही करते करते घंटा बीत दिया, 2 घंटा बीत दिया, 3 घंटा बीत दिया। अब उसका बाद लगता है यार मेरा दिन बेकार ही हो गया है ना, दिन बेकार हो गया, अच्छा थोड़ा सा और टाइम निकाल लो इसमें। ऐसा नहीं करना है। और दूसरी चीज़ दोस्तों, ज़िंदगी को कभी भी मजाक में मत लेना, मजाक में ज़िंदगी को ख़राब करने की कोशिश मत करना। जो भी लोग हैं, आप सोच रहे हो ये भी कर रहा है मैं भी करूँगा, नहीं, छोड़ो, ऐसे लोगों को ज़िंदगी से निकाल दो। लाइफ को सीरियस लेके चलोगे आगे, अपने करियर के ऊपर फोकस करोगे तो आपको हमेशा बहुत फ़ायदा होगा। लेकिन अगर आप थोड़ा मजाक में लोगे ना लाइफ को, तो लाइफ एक ऐसी चीज़ है जो कि आपको बहुत बुरे बुरे दौर भी दिखा सकती है, ठीक है। तो बिल्कुल भी मजाक में नहीं लेना है। मैं यही चाहूँगा किसी के साथ में कोई भी प्रॉब्लम ना हो, अच्छे से चलता रहे। लेकिन फिर भी ये मेरा आपसे एक सजेशन रहेगा। खैर, जो काफ़ी सारे लोगों के मैसेज होते हैं सोशल मीडिया एडिक्शन को लेकर, उनका प्रॉब्लम यहाँ पे मैंने दूर किया है। आगे आते हैं, ये बात हो गई। हम अपने टॉपिक से ड्रग एडिक्शन से सीधा सोशल मीडिया एडिक्शन पर आएगा। एडिक्शन तो एडिक्शन है दोस्तों, कोई सा भी किसी भी चीज़ का हो सकता है। कभी इसके ऊपर बात करेंगे अलग से, ठीक है। अभी फ़िलहाल हम अपने डिस्कशंस को पूरा कर रहे हैं। अब यहाँ पे ना क्या है, ये तो आपने आर्टिकल पढ़ लिया ड्रग एडिक्शन को लेकर। अब मैं आपको थोड़ा सा कुछ रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ जो आपको एग्जाम में हेल्प कर सकता है। देखो, मेरी माटी मेरा देश कैंपेन के बारे में ये इन्फॉर्मेशन सारी की सारी आपको बैकग्राउंड डेटा में अवेलेबल है, जो आपको पेड ग्रुप में मिलती रहती हैं। उसके अलावा अब ड्रग और इंडिया का जो केस है उसको थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। इंडिया में ड्रग एडिक्शन इतना तेज़ी से बढ़ा है यूथ के अंदर में, ऐसा क्यों? उसके पीछे का पहला कारण, इंडिया जो है कुछ देशों के बीच में फंसा हुआ है। बीच में फंसा हुआ है मतलब एक तरफ आपको गोल्डन क्रीसेंट और एक तरफ गोल्डन ट्रायंगल देखने को मिलेगा। ये क्या चीज़ है? देखो, सपोज़ यहाँ पर ये इंडिया है, इंडिया के इधर राइट हैंड साइड पर आपको गोल्डन ट्रायंगल देखने को मिलेगा। गोल्डन ट्रायंगल मतलब 3 देश आपको नजर आएंगे। कौन कौन सा? थाईलैंड, म्यांमार और वियतनाम। और इधर लेफ्ट साइड पर अगर आप देखोगे तो लेफ्ट साइड पर हमारा गोल्डन क्रीसेंट है, या कह लो ईस्टर्न साइड और वेस्टर्न साइड, ठीक है। तो यहाँ पर गोल्डन क्रीसेंट है। गोल्डन क्रीसेंट मतलब यहाँ पे भी अगेन 3 कंट्रीज, सॉरी, गोल्डन ट्रायंगल में आपको यहाँ पे 4 देश देखने को मिलते हैं, थाईलैंड, म्यांमार, वियतनाम और साथ ही साथ में लाओस। गोल्डन क्रीसेंट में 3 देश देखने को मिलते हैं। ऐसे क्रीसेंट की शेप होती है, उसके बेसिस पर यहाँ पर डिसाइड किया गया है पाकिस्तान, अफगानिस्तान और ईरान, ठीक है। तो इंडिया के इधर पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान है, सबको पता है। और इंडिया के इधर यहाँ पर ईस्टर्न साइड में आपको स्पेशली साउथ ईस्ट एशियन नेशंस में अगर आप देखोगे तो थाईलैंड, म्यांमार, वियतनाम, लाओस काउंट किए जाते हैं। ये जो कंट्रीज़ है 4 ये हो गई और 3 ये हो गई। तो जो ये 7 देश है ना, इसके बीच में इंडिया फंस जाता है, बीचों बीच में आ रहा है। तो कहोगे मतलब इसके पीछे का, चलो ये सातों कंट्रीज़ के बीच में इंडिया फंस गया, लेकिन इसका असर क्या है? असर यह है कि ये जो कंट्रीज़ है, 7 कंट्रीज़, यहाँ पर सबसे ज़्यादा ड्रग्स का प्रोडक्शन किया जाता है। इवन जैसे भांग वगैरह होता है, इनका प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा इन 7 देशों में होता है। और सबसे ज़्यादा जब प्रोडक्शन होगा तो ऑब्वियस ही बात है इंडिया बीच में आ जाता है। यहाँ पर इलीगल तरीके से तस्करी भी बहुत ज़्यादा की जाती है, ट्रैफिकिंग भी होती है, समझ गए। एक रिपोर्ट आई है मैग्नीट्यूड ऑफ सब्सटेंस यूज़ इन इंडिया की। ये रिपोर्ट रिलीज़ की गई थी ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस यानी एम्स के माध्यम से। उन्होंने बताया इंडिया में जो सबसे ज़्यादा नशे के लिए सामान यूज़ हो रहा है वो है एल्कोहल। एल्कोहल मोस्ट एब्यूज सब्सटेंस है इंडिया के अंदर में। 5 करोड़ इंडियंस कहीं ना कहीं यहाँ पर एक समय पर कैनाबीस का यूज़ कर रहे थे, ओपियोइड्स का यूज़ कर रहे थे, यानी कि जो ये कह सकते हो भांग वगैरह है, इसका सबसे ज़्यादा यूज़ किया गया था। एक बार ये भी सर्वे हुआ था 2018 के अंदर में। फिर उसके बाद में एक एस्टिमेशन ये बताया कि लगभग 8 लाख 9 लाख ऐसे लोग आपको देखने को मिल जाएंगे जो कि कहीं ना कहीं 2018 की बात कर रहे हैं। स्पेशली 2018 में 8-9 लाख ऐसे लोग थे जो कि बहुत सारे जो ड्रग्स है उसको बॉडी में इंजेक्ट किया करते थे। तो जितने भी यहाँ पर ये केसेस निकल कर आ रहे हैं ड्रग्स के, उसमें से ज़्यादातर केसेस, या कह सकते हो इनमें से आधे से ज़्यादा केसेस पंजाब, असम, दिल्ली, हरियाणा, मणिपुर, मिज़ोरम, सिक्किम और उत्तर प्रदेश के निकल के आते हैं। सबसे ज़्यादा केसेस यहाँ पर ड्रग एडिक्शन के यहीं से निकल कर आएंगे, आप ऐसा कह सकते हो,
ठीक है। और अभी क्या हो रहा है, छोटे छोटे बच्चे, बहुत सारे बच्चे ऐसे हो चुके हैं जो कि कहीं ना कहीं अल्कोहल का कंजम्पशन स्टार्ट कर चुके हैं। और उन बच्चे, मतलब जब हम लोग बात करते हैं बच्चों की कैटेगरी की, तो सबसे ज़्यादा बच्चे जो अल्कोहल से अडिक्टेड है वो अभी पंजाब में, वेस्ट बंगाल में और उत्तर प्रदेश में भी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं। मैं अभी देखता हूँ यहाँ पर स्कूल के बच्चे भी जो है कहीं ना कहीं स्मोकिंग करने लगते हैं, ये करने लगते हैं। अभी लाइफ ही क्या है, अभी यार वो स्कूल में ही है, ये हालात हैं। फिर आगे जाके क्या होने वाला है कुछ नहीं पता। जब स्कूल में यहाँ पर ये है तो समझ लो फ्यूचर तो उन्हीं के हाथ में है, क्या करने वाले हैं कुछ नहीं पता। अब उसके बाद क्वेश्चन ये है कि हो क्या रहा है, नॉर्मल सभी कर रहे हैं, क्या दिक्कत है इससे? आजकल तो नॉर्मल हो चुका है, बाहर कंट्रीज़ में भी नॉर्मल हो चुका है, तो क्या दिक्कत? देखो, ड्रग अब्यूज़ का जो इम्पैक्ट है वो बहुत ज़्यादा पड़ता है। लोग यहाँ पे इसके कॉन्सिक्वेंसेस को, इसके परिणाम को नहीं सोचते, इसका परिणाम क्या होगा। बस खाली लगातार क्योंकि लत लगी पड़ी है तो एडिक्शन बढ़ता चले जा रहा है। ये ऐसा कुआं है जिसमें घुसोगे वो कुआं और गहरा होता चले जाएगा, ठीक है। इसकी नीड और ज़्यादा बढ़ती चली जाएगी, इसी को एडिक्शन बोलते हैं। लोग पूरी तरह से डिपेंडेंट हो जाते हैं उसके ऊपर। तो इसका इम्पैक्ट क्या पड़ रहा है? सबसे पहला इम्पैक्ट जो इंजरीज़ हैं, ठीक है, अनइंटेंशनल इंजरीज़ यहाँ पे बॉडी के अंदर हो रही हैं। एक्सीडेंट, डोमेस्टिक वायलेंस इंसिडेंट्स बढ़ते हैं। अब ऑब्वियस सी बात है, ड्रग का अब्यूज़ बढ़ रहा है, ड्रग इतना ज़्यादा यूज़ किया जा रहा है, उसका असर सीधा घरेलू हिंसा में दिखाई दे रहा है। घर पे मारपीट, सोसाइटी में प्रॉब्लम्स आपको नज़र आएंगी, मेडिकल प्रॉब्लम्स, इवन इंसान की डेथ भी जल्दी हो जा रही है। उसका जो इकोनॉमिक पोटेंशियल है वो यहाँ पर पूरी तरह से बर्बाद हो चुका है। उसका इवन जो पोटेंशियल है, जो उसकी एनर्जी थी, वो आज के समय पर एक प्रोडक्टिव जगह पर ना होकर कहीं सी गंदी जगह पर आपको वो एनर्जी देखने को मिल जाएगी, है ना। इसकी चक्कर में धीरे धीरे यहाँ पर उसके जो रिलेशनशिप हैं फैमिली के साथ में, फ्रेंड्स के साथ में, सब कुछ यहाँ पर धीरे धीरे ख़त्म होने लगते हैं। वो इंसान अकेले रहने की कोशिश करने लगता है, फाइनेंशियल बर्डन यहाँ पर बढ़ने लगता है। जो ड्रग अब्यूज़ होते हैं सीरियसली यहाँ पर जो हेल्थ है, सिक्योरिटी है, पीस, डेवलपमेंट, इसको भी बुरी तरह से अफेक्ट करते हैं। प्लस बीमारियाँ बढ़ने के चांसेस होते हैं, हेपेटाइटिस बी, सी, ट्यूबरक्लोसिस जैसी बीमारियाँ काफ़ी आराम से यहाँ पर बढ़ने के चांसेस हो जाते हैं इन लोगों के अंदर में। काफ़ी लोग ड्रग डिपेंडेंस बन जाते हैं कि भाई अब तो ये उसे चाहिए ही चाहिए, इस इंसान को जब तक वो मिलेगा नहीं तब तक वो ज़िंदगी में आगे नहीं बढ़ पाएगा या कुछ काम नहीं कर पाएगा। तो ड्रग डिपेंडेंसी भी काफ़ी लोगों के अंदर में बन जाती है, उनका कॉन्फिडेंस सब कुछ यहाँ पे डाउन हो जाता है। इवन अगर यहाँ पे उनको ड्रग ना मिले तो वो क्राइम भी कर सकता है इंसान, ऐसी कंडीशन भी आ जाती है कि वो अपराध करने को भी तैयार है। सुसाइडल टेंडेंसीज़ यहाँ पे लोगों के अंदर डेवलप होनी स्टार्ट हो जाती हैं। तो ये यहाँ पर इसका असर है। अब इतना कुछ असर होने के बावजूद भी, इसका इतना सारा इम्पैक्ट होने के बावजूद भी अगर लोग यहाँ पर इसके प्रति आगे इनका झुकाव है तो आप समझ सकते हो यही है एडिक्शन, ठीक है। एडिक्शन क्या है कि सिगरेट के पैकेट पर लिखा हुआ है कि मरने वाले हो, फ़ोटो भी बना हुआ है, पता है हाँ मैं मर जाऊँगा लेकिन फिर भी लोग पी रहे हैं। यह है दिमाग की विल पावर। और उस विल पावर पर आपका कंट्रोल ना होना, आपके अंदर सेल्फ कंट्रोल ना होना, आपका ब्रेन आपके हाथ से निकल जाना, समझ गए। अब बात आती है चैलेंजेस की कि क्या क्या चैलेंजेस, क्या क्या चुनौतियां देखने को मिल रही हैं आज के समय में इस ड्रग को कंट्रोल करने के लिए। सबसे पहला जो चैलेंज है वो है लीगली अवेलेबल ड्रग। दोस्तों देखो, ऐसा नहीं है, हर चीज़ में जो एडिक्शन हो जाता है ना, उसके पीछे का रीज़न है चीज़ें आराम से मिल जाना, उनका ईजिली एक्सेस होना। जैसे अभी ड्रग्स की बात करेंगे तो सबसे पहली चीज़ यही है, आराम से अवेलेबल है, कहीं ना कहीं से मिल जाएगी, ठीक है। अभी रिसेंटली यार मैं एक केस पढ़ रहा था इंडियन एक्सप्रेस के अंदर में, मुझे याद नहीं आ रहा, मैं आपको बताऊंगा कभी। तो उसको ड्रग नहीं मिला तो उसने एक जो मतलब जानवर को, घोड़े को कैप्सूल दिया जाता है, वो वाला कैप्सूल यहाँ पे उसने कंज्यूम कर लिया। रिसेंटली एक केस निकला, मैंने इंडियन एक्सप्रेस में पढ़ा था, मैंने उसके बारे में आपको कोई इन्फॉर्मेशन शेयर नहीं की, मैं आपको बता रहा हूँ कि ये सिचुएशन हो जाती है कि कहीं ना किसी फॉर्म में ड्रग अवेलेबल है। अब किसी फॉर्म में छोड़ो, तंबाकू जो है वो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है ना, लेकिन तंबाकू आज के समय पर अवेलेबल है आराम से। और यही जो है आगे रास्ता बन जाता है, सिगरेट जो है आराम से अवेलेबल है, यही यहाँ पर छोटे बच्चे के लिए आगे बड़ा नशा करने का रास्ता बन जाता है, समझ गए। तो यहाँ पर पहला चैलेंज कि इसको लीगली अवेलेबल करवाना। सेकंड यहाँ पर जो चैलेंज है वो है लैक ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ रिहैबिलिटेशन सेंटर्स। एक तरफ आपने तंबाकू, सिगरेट ये सब कुछ अवेलेबल करवा रखा है, लेकिन इससे जो बचना चाहता है इंसान, इससे जो उभरना चाहता है, उसके लिए कोई सेंटर्स है ही नहीं। उन सेंटर्स की बहुत ज़्यादा कमी है, जिसको हम डी एडिक्शन सेंटर बोलते हैं। आज के समय पर कहीं कहीं पर प्रेजेंट होंगे डी एडिक्शन सेंटर, लेकिन बहुत कम ही मात्रा में आपको अवेलेबल देखने को मिलेंगे जो कि आपको थेरेपी या ट्रीटमेंट दे सकें, समझ गए। दूसरा चैलेंज। तीसरा चैलेंज स्मगलिंग ऑफ ड्रग्स। ड्रग्स की स्मगलिंग असम, पंजाब, उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों के अंदर में काफ़ी ज़्यादा होती है। आसपास के देशों से काफ़ी ज़्यादा जो ड्रग्स है वो इलीगल तरीके से यहाँ पर इन स्टेट्स के अंदर में आ जाता है, ठीक है। अब जब प्रॉब्लम इतनी बड़ी है तो सरकार ने कुछ नहीं किया, ऐसा नहीं है। गवर्नमेंट की साइड से बहुत सारे इनिशिएटिव्स लिए गए हैं ड्रग एडिक्शन को कंट्रोल करने के लिए।
फॉर एग्जांपल सबसे पहली बात, गवर्नमेंट ने नार्को कोऑर्डिनेशन सेंटर को बनाया, जिसको हम लोग NCORD के नाम से जानते हैं। नवंबर 2016 के अंदर में इन कोऑर्डिनेशन सेंटर्स को स्टार्ट किया गया था। ठीक है, उसके अलावा जो हमारे पास में जो NCB है, दैट इज़ नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, इन्होंने यहाँ पर काफ़ी सारा फंड प्रोवाइड करवाया है एक नया सॉफ्टवेयर को डेवलप करने के लिए। उस सॉफ्टवेयर का नाम है सिम्स, मतलब सीजर इन्फॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम। ये क्या करेगा, ये सारा का सारा डेटाबेस तैयार करेगा, जितने भी ड्रग ऑफेंसेस हुए हैं, ड्रग्स को लेकर अपराध हुए हैं, या जो अपराधी हैं, एडिक्टेड वाले जो अपराधी आपको देखने को मिलेंगे, उन सब का डेटाबेस यहाँ पर तैयार करने का काम करेगा ये पूरा सिस्टम। उसके अलावा एक और काम किया गया NDPS एक्ट। NDPS एक्ट बहुत पॉपुलर एक्ट है, लगातार न्यूज़ में होता है, तो आपको पता है बहुत पुराना कानून है ये, जिसकी फुल फॉर्म है नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंसेस एक्ट। 1985 का ये कानून है, और ये एक पर्सन को पूरी तरह से उसके ऊपर रोक लगाता है कि वो व्यक्ति किसी भी प्रकार का जो नारकोटिक ड्रग है वो हमारे देश में प्रोड्यूस नहीं कर सकता, बेच नहीं सकता, खरीद नहीं सकता, ट्रांसपोर्ट नहीं कर सकता, स्टोर नहीं कर सकता, कंज्यूम नहीं कर सकता। ठीक है, इन सब चीज़ों के ऊपर में ये जो NDPS एक्ट है सीधा सीधा रोक लगाता है, तो ये कानून भी आपको देखने को मिल जाएगा। NDPS एक्ट को भले ही यहाँ पर 3 बार अमेंड किया गया, इसमें चेंजेस हुए हैं। 1988 में एक बार अमेंडमेंट हुआ, फिर 2001 में हुआ, 2014 में भी यहाँ पर इसके अंदर कई सारे जो बदलाव है वो यहाँ पर करे गए हैं। फिर उसके बाद में आपको काफ़ी सारी इंटरनेशनल ट्रीटीज़, यानी इंटरनेशनल लेवल पर जो एग्रीमेंट्स है, बॉडीज़ हैं, उनके साथ भी कई सारे एग्रीमेंट्स करे हैं भारत ने, साइन करे एग्रीमेंट्स हमने, ताकि हम लोग साथ में मिलकर इस ड्रग अब्यूज़ को कंट्रोल कर सकें। फॉर एग्जांपल यहाँ पर इंटरनेशनल ट्रीटी की जब बात आती है तो सबसे पॉपुलर ट्रीटी है UN कन्वेंशन ऑन नारकोटिक ड्रग 1961 की। फिर UN कन्वेंशन ऑन साइकोट्रॉपिक सब्सटेंसेस, UN कन्वेंशन अगेंस्ट इलिसिट ट्रैफिकिंग इन नारकोटिक ड्रग एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंसेस, फिर UN कन्वेंशन अगेंस्ट ट्रांसनेशनल ऑर्गेनाइज क्राइम। इसके नाम क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि भारत ने ये सारी ट्रीटीज़ को साइन कर रखा है। इंडिया इनका सिग्नेटरी है इन इंटरनेशनल ट्रीटीज़ का, जिसका मेन मकसद है ड्रग अब्यूज़ को कंट्रोल करना। आगे आते हैं, नाउ नेक्स्ट आर्टिकल पर आते हैं। क्या बात की जा रही है, 2 इंडियन मिलिट्री एयरक्राफ्ट वो अभी ऑस्ट्रेलिया का जो स्ट्रैटेजिक कोकोस आइलैंड है उसको विजिट किए हैं, वहाँ पर पहुँचे हैं। तो दोस्तों आपने कोको आइलैंड के बारे में सुना होगा, कहोगे कोको आइलैंड ऑस्ट्रेलिया का, वो तो म्यांमार के पास है ना, वो अलग है। ये कोकोस आइलैंड्स अलग है। इस कोकोस आइलैंड को हम लोग CKI के नाम से भी जानते हैं, यानी कि कोकोस कीलिंग आइलैंड्स। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, कन्फ्यूज़न क्रिएट करने के लिए सवाल आराम से बन सकता है। एक तो कोको आइलैंड है जो म्यांमार के पास में इस समय पर, और दूसरा यहाँ पर CKI दैट इज़ कोकोस कीलिंग आइलैंड्स। दोनों में डिफरेंस है। कोकोस कीलिंग आइलैंड जो है ये ऑस्ट्रेलिया का है। डोंट वरी, मैं आपको लोकेशन दिखाता हूँ। ये आपको देखने को मिलेगा ऊपर इंडिया है ना, उसके बाद ये साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ हो गई, थाईलैंड, कंबोडिया, मलेशिया, इंडोनेशिया। नीचे आपको देखने को मिलेगा ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया के जस्ट बराबर में आपको ये इंडियन ओशन के अंदर में एक छोटा सा आइलैंड नज़र आएगा। इसी को हम लोग CKI दैट इज़ कोकोस कीलिंग आइलैंड्स के नाम से जानते हैं। इसमें कोई एक आइलैंड नहीं है, छोटे छोटे ढेर सारे आइलैंड्स आपको यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं। समझ गए? ठीक है, यहाँ पर आप देख पाओगे कोको आइलैंड का ये पूरा कुछ इन्फॉर्मेशन यहाँ पर दिया गया है। लगभग छोटे छोटे 27 आइलैंड्स यहाँ पे नज़र आते हैं, जहाँ पे वाइट सैंड बीचेस, पाम ट्रीज़, लगून्स वगैरह ये सब कुछ नज़र आएंगे। ठीक है, इसकी कैपिटल वेस्ट आइलैंड है, ऑफिशियल लैंग्वेज मलई है। कॉन्टिनेंट एशिया के अंदर में आता है कोकोस कीलिंग आइलैंड, लेकिन ऑस्ट्रेलिया का इसके ऊपर कंट्रोल है। अब ये एक अच्छी लोकेशन है। अच्छा, इस पूरे समुद्र के हिस्से में देखोगे कोई आइलैंड है नहीं है, तो यहाँ पर एक बहुत बढ़िया लोकेशन है। इंडिया अभी यहाँ पर 2 अपने मिलिट्री एयरक्राफ्ट लेके यहीं पे पहुँचा है। हम लोग चाहते हैं कि इस एरिया का एक्सेस हमको मिले, यानी सपोज़ यहाँ पे हम कहीं पे ऑपरेशन चला रहे हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे इंडिया के एयरक्राफ्ट या शिप वगैरह कोई भी पहुँचा है, यहाँ पे कोई ऑपरेशन चला रहा है, अब उसकी फ्यूल ख़त्म हो गया है, तो फ्यूल ख़त्म होने के लिए वापस जाना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर अगर इसका एक्सेस मिल जाएगा तो हम यहीं से रिफ्यूलिंग कर सकते हैं, यहीं आइलैंड पर जाके पास में रिफ्यूलिंग कर सकते हैं। इस एरिया में भी हमारी जो स्ट्रेंथ है वो काफ़ी ज़्यादा मजबूत हो जाएगी। समझ रहे हो? तो अभी उसी रिलेशन को बढ़ावा देने के लिए क्या हुआ है, ये प्लेन्स कोको आइलैंड पर पहुंचे हैं। ये जो प्लेन्स हैं कोको आइलैंड पे लगभग 1 सप्ताह से हैं। ठीक है, और जो कि कहीं ना कहीं एक इम्पॉर्टेंट बेस बन सकता है ये वाला एरिया रिफ्यूलिंग के लिए। यहाँ पे हम रिफ्यूलिंग कर सकते हैं और इससे हमारी इंडियन आर्म्ड फोर्सेस को एक बहुत बड़ा सपोर्ट मिल सकता है। इंडिया का मेन मकसद है कि हम ऑस्ट्रेलिया के साथ में मिलिट्री टू मिलिट्री एंगेजमेंट और ज़्यादा बढ़ाएँ, अपने जो डिफेंस रिलेशंस हैं उसको और ज़्यादा गहरा करें। तो अभी क्या है, जो एक स्ट्रैटेजिक रीच है, यानी कि जो इंडियन मिलिट्री है, इंडियन मिलिट्री ऑस्ट्रेलिया के साथ में अपनी लगातार जो रिलेशंस उसको इम्प्रूव करने के ऊपर फोकस कर रही है। और उसी के साथ साथ जो इंडियन नेवी डॉर्नियर मैरीटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट है प्लस इंडियन एयरफोर्स का C-130 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है, ये ऑस्ट्रेलिया के CK आइलैंड पर पहुंचा है
ठीक है। और इस आइलैंड पर पहुंचने के बाद में, ये आइलैंड जस्ट इंडोनेशिया के बराबर में है। हमारा मेन मकसद है इस आइलैंड का एक प्रॉपर एक्सेस मिले। कुछ सप्ताह से लगातार यहाँ पर ये आइलैंड रुका हुआ है, ये एयरक्राफ्ट इस आइलैंड पर रुका हुआ है, ये आपने ध्यान में रखना है, ठीक है। बाकी मैंने आपको बता दिया है इससे कैसे हेल्प मिल सकती है हम लोगों को, वो उसके बारे में यहाँ पर इन्फॉर्मेशन शेयर की गई है। बाकी इस आइलैंड के बारे में और कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर की गई है। जैसे बताया जा रहा है, इंडियन मिलिट्री के यहाँ पर पहुँचने से पहले जो ये कोको आइलैंड है, ये कहीं ना कहीं इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के स्पेस एजेंसीज़ के बीच के कोऑपरेशन का भी एक हिस्सा है। इसका मतलब कि इंडिया और ऑस्ट्रेलिया मिलकर अपने स्पेस सेक्टर, अंतरिक्ष के लिए कुछ काम करते हैं इसी एरिया से। तो यहाँ पर जो दोनों देश हैं, ठीक है, इंडिया का गगनयान ह्यूमन स्पेस फ्लाइट मिशन, उसको सपोर्ट मिलेगा इसी एरिया से। ऑस्ट्रेलिया का एक्टिव सपोर्ट यहाँ पर मिल रहा है हमें अलग अलग सेक्शंस के अंदर में। तो इसरो और ऑस्ट्रेलिया की खुद की उनकी स्पेस एजेंसी, ऑस्ट्रेलियन स्पेस एजेंसी, ये दोनों मिलकर इस एरिया से काफ़ी सारी जो सैटेलाइट्स उनको लॉन्च कर सकते हैं, ठीक है। उनके लिए काफ़ी सारी अपॉर्चुनिटीज़ जो है इस पर्टिकुलर एरिया से काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती हैं। लेकिन अभी यहाँ पर इस आइलैंड पे प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम यह है कि इसमें रनवे नहीं है। जैसे एक प्लेन को उड़ने के लिए रनवे चाहिए होता है ना, स्टार्टिंग में वो पहले प्लेन चलेगा उस सड़क के ऊपर में, काफ़ी एरिया कवर करने के बाद में फिर उड़ाएगा, फिर अपनी उड़ान भरेगा। तो उस प्रकार का रनवे छोटा है, तो उस रनवे को एक्सपेंड भी किया जा रहा है। ऑस्ट्रेलियन मीडिया की रिपोर्ट्स निकल कर आई है कि हम क्या कर रहे हैं, इस रनवे को और ज़्यादा अपग्रेड करेंगे, जिससे जो हमारे मिलिट्री एयरक्राफ्ट हैं वो बहुत आराम से यहाँ पे कह सकते हो रुक सकते हैं। उनके लिए एक बहुत बड़ा बेस बन सकता है ये। और जो भी इसके ऊपर इंफ्रास्ट्रक्चर का काम किया जाएगा, रनवे वगैरह बनाया जाएगा, वो सारा काम यहाँ पर स्टार्ट होगा 2023 के अंदर में। मतलब 2023 चल ही रहा है, साल के अंत तक ये काम स्टार्ट हो जाएगा, 2024 तक ये काम पूरा हो जाएगा, 2026 तक ये काम स्पेशली पूरा होने वाला है। तो इस एरिया को और ज़्यादा एक्सपेंशन किया जाएगा, 150 मीटर का रनवे बनाया जाएगा ताकि बाकी सारे एयरक्राफ्ट्स को अच्छे से सपोर्ट दिया जा सके। समझ गए। तो इस कोको आइलैंड के बारे में ध्यान रखना, ये है कोकोस कीलिंग आइलैंड। आगे आते हैं, नाउ आएंगे वर्ल्ड पेज पर। वर्ल्ड पेज पर एक लौता इंपॉर्टेंट आर्टिकल है यहाँ पर ये वाला। तो इटली के जो मिनिस्टर हैं उनकी साइड से स्टेटमेंट निकल कर आया है क्या, कि चाइना का जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है वो इटली ने ज्वाइन कर लिया। आपको पता है वेस्टर्न कंट्रीज़ में एक लौता कंट्री इटली है जिसने चाइना के इस बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को ज्वाइन किया। तो इस बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को ज्वाइन करना कहीं ना कहीं इटली की गलती थी, है ना। उनका एक बहुत बड़ा, आज भी ये वो बहुत बड़ा दुख है। ये बात यहाँ पे इटली के मिनिस्टर ने बोली है। क्यों? क्योंकि वो नहीं चाहते चाइना के साथ में इस प्रकार से BRI को ज्वाइन करना। तो इटालियन डिफेंस मिनिस्टर गुइडो क्रेस्टो ने ये सारी बातें मेंशन की हैं। इवन इन्होंने ये बोला है कि हमने तो ये सोचा था कि अगर चाइना के साथ में बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव वाला डील साइन करेंगे तो इससे क्या होगा, आपस में व्यापार को बढ़ावा मिलेगा। लेकिन ऐसा तो कुछ हुआ ही नहीं। इस डील को साइन करके उल्टा हम फंस गए। इटली का कहना है कि इससे क्या हो गया कि चाइना का जो एक्सपोर्ट है वो इटली के अंदर मल्टीप्लाई हो गया। चाइना पहले भी बहुत सारा सामान इटली को बेचता था, अब वो सामान दुगना हो गया। लेकिन ऐसा कोई इफेक्ट इटली के ऊपर नहीं पड़ा, इटली का कोई एक्सपोर्ट नहीं बढ़ा है, ठीक है। ये यहाँ पर इनका कहना है। तो इस चक्कर में कहीं ना कहीं इस पूरे के पूरे एग्रीमेंट के कोई ज़्यादा फ़ायदे नज़र नहीं आए। वेस्टर्न कंट्रीज़ में एकलौता इटली फंस चुका है ये BRI को साइन करके, वो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है। समझ गए। आप थोड़ा डिस्कस करते हैं आखिरकार ये चाइना का बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है क्या, जिसकी एग्जैक्टली बात की जा रही है। ये भारत के लिए भी चिंताजनक बात है। चाइना का BRI प्रोजेक्ट पूरे दुनिया के लिए आज के समय पर बहुत सारी जो कंट्रीज़ हैं वो मानती हैं हमारे लिए खतरा पैदा कर रहा है। कैसे समझते हैं? तो जो इन्फॉर्मेशन है BRI को लेकर वो सारी की सारी स्क्रीन पर नीचे की साइड में आपको यहाँ पर दिखाई पड़ेगी। तो जो ये बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव प्रोजेक्ट है, इसको लॉन्च किया गया था 2013 में। इस प्रोजेक्ट का मेन मकसद है कि जो चाइना है वो दुनिया भर की कंट्रीज़ के साथ में जुड़ जाए, दुनिया भर की कंट्रीज़ के साथ में समुद्र के रास्ते से जुड़ जाए, लैंड वाले रास्ते से जुड़ जाए, जिससे प्रॉपर यहाँ पे व्यापार हो सके, ठीक है। जो प्रॉपर अपना जो एक्सपोर्ट वगैरह है वो कर सके। तो चाइना का मेन जो एम है इस बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के अंदर में वो है समुद्र के माध्यम से जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको डेवलप करना, पूरे चाइना को एशिया, यूरोप, अफ्रीका सब जगह से कनेक्ट कर देना व्यापार के लिए, डेवलपमेंट के लिए, और बहुत सारे नए नए पार्टनर्स को ढूंढना दुनिया भर में, उनके साथ में ज्वाइन करना, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को पूरे दुनिया में फैला देना, ये टारगेट है चाइना का। चाइना का जो इन्वेस्टमेंट है BRI के अंदर में ये 2013 से 2020 तक $750 बिलियन का था। ओ माय गॉड, यहाँ पे आप देखो $750 बिलियन से ज़्यादा का इन्वेस्टमेंट यहाँ पर चाइना ने 2013 से 2020 तक कर दिया है इस BRI प्रोजेक्ट के अंदर में। चाइना यहाँ पे आर्ग्यू करता है किस चीज़ को लेकर, कि ये हम दूसरे देश की जो सॉवरेनिटी है सबकी रिस्पेक्ट करेंगे, आप हमारे साथ इस ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हो, लोन प्रोवाइड करवाएंगे, आपको बेनिफिट मिलेंगे। लेकिन जो इस प्रोजेक्ट के क्रिटिक्स हैं, इस प्रोजेक्ट के जो खिलाफ हैं, उनका कहना यह है कि यह प्रोजेक्ट बिल्कुल भी सही नहीं है। ये केवल और केवल
यहाँ पे कह सकते हो लेबर को बढ़ावा देगा, है ना, कह सकते हो कि ह्यूमन को अब्यूज़ करेगा, काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें, एनवायरनमेंट को बहुत ज़्यादा डैमेज करने वाला है। इन सब चीज़ों के ऊपर ये BRI बात नहीं करता, केवल अपने फ़ायदे के लिए बात करता है। अब ये BRI दिखता कैसा है, थोड़ा सा मैं आपको मैप में दिखाता हूँ। ये वाला फ़ोटो देखो दोस्तों, इसमें आपको क्लियर हो जाएगा। ये ऊपर चाइना है। अब चाइना किस प्रकार से एक नया सिल्क रोड बना रहा है। सिल्क रोड कहाँ से, चाइना के ज़ियाम से ये जोड़ता है पूरे यूरोप को, इधर रशिया वगैरह को जोड़ता हुआ, ऐसे यहाँ पे आप देख पाओगे मॉस्को को जोड़ता हुआ सीधा जर्मनी वगैरह, ये सब कंट्रीज़ यहाँ पर जुड़ जाती हैं। ये चाइना का ये टारगेट है कि इस एरिया से यहाँ पर इन सब देशों को जोड़ा जाए। दूसरा, समुद्र के रास्ते से यहाँ पर आप देख पाओगे इस प्रकार से यहाँ पे इन सब कंट्रीज़ को इसने मैरीटाइम सिल्क रोड के माध्यम से जोड़ रखा है, समुद्र का रास्ता हो गया। और इसी बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के अंदर में चाइना का यहाँ पर एक और प्रोजेक्ट है, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, जिसको हम लोग CPEC के नाम से जानते हैं। अब दोस्तों आपको पता होगा जो ये CPEC है ना, ये भारत के जो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर वाला रीजन है, क्योंकि अगर मैं मैप को क्लियरली ड्रॉ करूँ, क्योंकि अभी ये पीछे छुप चुका है ना, तो इस चक्कर में क्लियरली ड्रॉ करना बनता है। तो अगर मैं क्लियरली ड्रॉ करूँ तो ये वाला जो रीजन है ना, ये हमारा चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर का ये जो रीजन है, ये बेसिकली हमारा पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर वाला रीजन है, POK वाला है। तो इंडिया का हिस्सा, भले ही पाकिस्तान ने इलीगल तरीके से कब्जाया हो, लेकिन अभी ये जो CPEC यानी कि चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर है ना, ये चाइना बना रहा है। कहाँ से कहाँ बना रहा है, चाइना से सीधा पाकिस्तान के ग्वादर पोर्ट को ये जोड़ेगा। ठीक है, ये प्रोजेक्ट ऐसे यहाँ पर भारत के पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर से निकल रहा है। तो इंडिया कहीं ना कहीं इसको लेकर अपनी चिंताएं भी व्यक्त करता है कि देखो आप इस प्रकार से इंडिया से प्रोजेक्ट नहीं निकाल सकते, क्योंकि यहाँ पे कहीं ना कहीं पाकिस्तान ने अलाउ किया है ताकि पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर से ये जो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर का प्रोजेक्ट है वो निकल सके। तो चाइना अपने आप को पाकिस्तान के इस वाले पोर्शन से जोड़ रहा है। तो हर जगह पर कहीं ना कहीं इनकी एक सटीक प्लानिंग है। इस प्रकार से यहाँ से जोड़ेगा अपने आप को, तो यहाँ पे एक पोर्ट, एक बंदरगाह बना हुआ है। इस बंदरगाह के माध्यम से पूरे अरेबियन सी पर यहाँ पर चाइना कंट्रोल करना चाहता है। उसके अलावा देख पाओगे अभी श्रीलंका के अंदर में जो हम्बनतोता पोर्ट है वो परचेज़ कर लिया है। श्रीलंका को बहुत सारा फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड करवा दिया, लोन दे दिया है, ताकि यहाँ पर इस वाले एरिया में एक कंट्रोल पाया जा सके, इस एरिया में यहाँ पे दबदबा बनाया जा सके। इस प्रकार से कुआलालंपुर, जकार्ता हो गया, यहाँ पे इन्वेस्टमेंट किया गया। केनिया का मोम्बासा हो गया, यहाँ पर पोर्ट पे इन्वेस्टमेंट किया गया। जिबूटी में इन्वेस्टमेंट किया गया, ताकि इस एरिया में यहाँ पर डेवलपमेंट किया जा सके। तो आप देख पा रहे होंगे हर जगह पर ये जुड़ने की कोशिश कर रहा है, हर जगह पर अपना जो पैर है वो पसारने की कोशिश कर रहा है चाइना धीरे धीरे। ये आपका चाइना बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव प्रोजेक्ट या इनिशिएटिव हो गया। और पता है इसमें ज़्यादातर कंट्रीज़ वो हैं जो फंस जा रही हैं चाइना के इस जाल में। होता क्या है, फॉर एग्जांपल श्रीलंका के ले लो, ऐसी अफ्रीकन कंट्रीज़ का, कुछ अफ्रीकन कंट्रीज़ का एग्जांपल ले लो। होता क्या है कि इन देशों को चाइना लोन देता है। अब इनको ज़रूरत पड़ी तो उन्होंने चाइना से लोन उठाया, और लोन उठा लिया बहुत सारा। अब उसके बाद क्या होता है कि ये कंट्रीज़ कहीं ना कहीं इकॉनमी के मामले में फेल मार गई। इनके पास में पैसा नहीं है चुकाने के लिए, तो इन्होंने अब पैसा नहीं है चुकाने के लिए तो चाइना को अपनी ज़मीनें उठा कर देना स्टार्ट कर दिया रेंट पर, कि भाई 99 साल के लिए, 100 साल के लिए रेंट पर ले लो। बहुत होता है 99-100 साल, ठीक है। तो इस प्रकार से यहाँ पर ये हरकतें की जा रही हैं। तो चाइना ये क्या कर रहा है, लोगों का क्रिटिसिज्म ये है, जो खासकर लोग क्या कह रहे हैं, पहली चीज़ ये चाइना की डेट ट्रैप पॉलिसी है। डेट ट्रैप पॉलिसी मतलब चाइना लोन में फंसा लेता है, उधार में फंसा लेता है, और फंसाने के बाद में अब क्या है, वो जो देश है वो चाइना के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को ज्वाइन करने से मना भी नहीं कर सकता है। तो पहली चीज़ यही है। वेस्टर्न कंट्रीज़ ये कहीं ना कहीं देख रही हैं कि चाइना गरीब देशों को सबसे पहला टारगेट बना रहा है। गरीब देशों को प्रॉपर लोन प्रोवाइड करवा दो, ढेर सारा लोन प्रोवाइड करवा दो, और उसके बाद में हालत ये कर दो कि वो जो लोन है वो देश ना चुका पाए। फॉर एग्जांपल श्रीलंका, पाकिस्तान, ये सब यहाँ पर आज के समय पर चाइना से बहुत सारा पैसा ले चुके हैं कि अब ये चुका नहीं सकते, समझ गए। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे लोग जो है क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं, कह रहे हैं कि एक नया कॉलोनिज्म है, नया कॉलोनियलिज्म है। इस प्रकार से मतलब एक नया कब्जा किया जा रहा है चाइना के माध्यम से, ठीक है। ये कहीं ना कहीं चाइना का प्लान है 21st सेंचुरी के लिए। दूसरी चीज़ यहाँ पर डुअल नेचर ऑफ प्रोडक्ट। एक तरफ चाइना बोलता है, देखो चाइना ने क्या किया है, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर बना दिया है ना, बीच में से निकाल दिया। दूसरी तरफ श्रीलंका से कहीं ना कहीं यहाँ पर ये डील कर चुके हैं, श्रीलंका का पोर्ट ले चुके हैं। तो इंडिया को भी चारों तरफ से यहाँ पर लगातार ये घेरते हुए नज़र आ रहा है, ठीक है। और इस चीज़ को हम लोग स्ट्रिंग ऑफ पर्ल के नाम से जानते हैं। आपको पता होगा स्ट्रिंग ऑफ पर्ल क्या है, कि चाइना हमारे देश के आसपास अलग अलग देशों में बैठ चुका है, आज के समय में घेर चुका है। इसको हम लोग स्ट्रिंग ऑफ पर्ल बोलते हैं। मैं फ़ोटो नहीं लाया हूँ, वरना फ़ोटो दिखा के आपको बढ़िया से समझा देता। नाउ बात करते हैं इंडिया के स्टैंड की। भारत क्या बोलता है चाइना के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को लेकर। तो भारत ने हमेशा से बोला है कि इंडिया कभी भी इसको ज्वाइन नहीं करेगा, इस BRI प्रोजेक्ट को, क्योंकि इसमें जो इनका CPEC है ये भारत के पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर से निकलता है, जो कि भारत की टेरिटरी है।
समझ गए? तो हम लोग यहाँ पर ये नहीं करने वाले। दूसरा, यहाँ पर इंडिया मेंशन करता है कि चाइना का जो एग्रेसिवनेस है वो काफ़ी ज़्यादा नज़र आ रहा है। उस एग्रेसिवनेस को काउंटर करने के लिए अब दूसरे बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स लेकर आए जा रहे हैं। ठीक है, हम लोग इसी वजह से जो इंडो पैसिफिक रीजन है उसको फ्री और ओपन बनाने के ऊपर कोशिश कर रहे हैं। अब यहाँ पर हम लोग यानी कि इंडिया और यूएसए ये कुछ कंट्रीज साथ में आ रही हैं, कुछ अपने ग्रुप्स बना रही हैं, ताकि यहाँ पे क्या किया जा सके कि जिन भी कंट्री को लोन की आवश्यकता पड़ती है वो चाइना के पास ना जाए, सीधा इस ग्रुप से लोन ले और वो चाइना जैसी हरकतें नहीं करेंगे। चाइना जैसे देश कब्जा रहा है दूसरे हम लोग वैसी हरकत नहीं करने वाले। इसके ऊपर भी एक मेन फोकस किया जा रहा है। अब ये देखो, यूपीएससी ने 2016 के अंदर में एक प्रश्न पूछा था। प्रश्न क्या था? बहुत सिंपल सा था, इसमें कुछ भी नहीं है कि बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव कभी कभी न्यूज़ में देखने को मिलता है, ये कौन से देश के कॉन्टेक्स्ट में यूज़ किया जाता है? तो सही उत्तर क्या है? ऑप्शन नंबर डी, चाइना। ठीक है, बीआरआई के बारे में आजकल हर किसी को मालूम है, तो इसका सही उत्तर चाइना हो जाएगा। आगे आते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पर। ना दोस्तों, आते हैं हम लोग अपने एडिटोरियल डिस्कशन पर। ना जो आज का एडिटोरियल है हम लोग वो इंडियन एक्सप्रेस से लेंगे, क्योंकि बहुत अच्छा आर्टिकल है। बाकी द हिंदू के एडिटोरियल के कंपैरिजन में ये एक अच्छा आर्टिकल है एग्ज़ाम के लिए। देखो, हम लोग क्यों पढ़ रहे हैं? एग्ज़ाम के लिए पढ़ रहे हैं। मसालेदार जो न्यूज़ है या फिर वैसी जो न्यूज़ है, एडिटोरियल है पॉलिटिक्स को लेकर, इस पॉलिटिकल पार्टी का वो, उस पॉलिटिकल पार्टी का वो, आपस में डिस्प्यूट्स, वो हमारे काम का नहीं है दोस्तों। आप उस पर बिल्कुल मत फंसा करो। और आजकल एडिटोरियल द हिंदू के अंदर कुछ उसी प्रकार के नज़र आ रहे हैं, तो उनको स्किप करके थोड़े काम के एडिटोरियल पर बड़ा करो। फॉर एग्जांपल, यहाँ पर आपको एक एडिटोरियल ये देखने को मिलेगा, ये बात करता है विमेन कमीशन को लेकर, एक बहुत ही गंभीर टॉपिक और बहुत ही शानदार आर्टिकल। इतनी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर दी गई है कि आप प्रीलिम्स, मेंस या इंटरव्यू कहीं पर भी कोई भी क्वेश्चन इन चीज़ों से रिलेटेड आएगा तो आप बहुत आराम से सॉल्व कर पाओगे। और ये गंभीर मुद्दा भी है। हाल ही में आपको पता होगा मणिपुर का जो वीडियो वायरल हुआ था, है ना, 4 मई को, कितना ज़्यादा घिनौनी हरकत की गई। 800-900 लोग क्या करा रहे थे? 2 महिलाओं को नेकेड परेड करवाया है उन्होंने, उनके साथ गैंग रेप किया है। ये मणिपुर का यहाँ पर वीडियो निकल कर आया, जिसकी वजह से पूरे दुनिया भर में लोगों में गुस्सा पैदा हुआ। लोगों में यहाँ पर एज अ फेल्ड सिटीज़न लोगों ने यहाँ पर अपने आप को देखना स्टार्ट कर दिया। अब बोला यह जा रहा है कि मणिपुर के वीडियो पर विमेन कमीशन कहाँ था, और विमेन कमीशन को लेकर आज के समय में क्या क्या प्रॉब्लम्स हो रही हैं, विमेन कमीशन कहाँ कहाँ पर फेल हो रहा है, वो राइटर ने मेंशन किया है। तो राइटर का नाम है मीरन चड्ढा। बहुत सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन यहाँ पे इन्होंने बताई है कि वो कमीशन कहाँ कहाँ पर फेल कर रहा है, प्लस विमेन कमीशन को क्या क्या कैसे कैसे करना है, क्या सुधार हो सकता है। चलो समझते हैं क्या है इनके कहने। बस स्क्रीन पर नीचे की साइड में अच्छे से देखते हुए चलना, सारी इन्फॉर्मेशन आपको मज़ेदार तरीके से क्लियर होगी, सब कुछ बढ़िया से समझ में आएगा। आर्टिकल थोड़ा लेंदी है और आज का मेंस का क्वेश्चन भी इसी आर्टिकल के ऊपर बेस्ड है, तो ध्यान से आपने सुनना भी है। ठीक है, चलो समझते हैं क्या है यहाँ पर। पहली बात बोली जा रही है कि देखो, जो विमेन कमीशन है भारत के अंदर में, इसको हमने एस्टेब्लिश किया है क्यों? महिलाओं के लिए अलग अलग बॉडी बनाई गई है। फॉर एग्जांपल, नेशनल कमीशन फॉर वेमेन बनाया गया, उसके बाद दूसरा स्टेट कमीशन फॉर वेमेन बनाया गया। अभी जो कमीशंस बनाई गई हैं, बॉडीज़ बनाई गई हैं, क्यों? ताकि महिलाओं को वो प्रोटेक्शन दे सकें, उनके जो राइट्स हैं, उनके जो हक हैं, उनकी सुरक्षा दे सकें, नेशनल लेवल और स्टेट लेवल दोनों जगह पर। इसलिए तो ये बॉडी बनाई है। लेकिन जैसे जैसे टाइम पास हो रहा है, हम ये देख रहे हैं कि महिलाओं के जो ये मुद्दे हैं ना, इनको लेकर जो विमेन कमीशन का काम करने का तरीका है वो कहीं ना कहीं सही नहीं है, और इस वजह से विमेन कमीशन फेल होता हुआ नज़र आ रहा है। हाल ही में मणिपुर का जो ये वीडियो निकल कर आया, इस पर भी जो विमेन कमीशन है वो ज़्यादा भारी नहीं हुआ, वो बिल्कुल सॉफ्टली रहा, ज़्यादा सॉफ्ट पड़ गया। और ऐसे कई सारे केसेस इतिहास में भी हुए हैं, बड़े बड़े मैटर्स हैं जहाँ पर विमेन कमीशन हमेशा नरम रहा है। तो इसमें प्रॉब्लम्स क्या है वो सब यहाँ पे उन्होंने समझाया। पहले राइटर ने विमेन कमीशन के बारे में बताया। विमेन कमीशन मतलब क्या, समझो। 2 कमीशन है हमारे पास में, एक हमारे पूरे देश के लेवल पर जिसको हम लोग नेशनल कमीशन फॉर वेमेन के नाम से जानते हैं। ये एक स्टैचुरी बॉडी है, यानी कानून के माध्यम से लेकर आई गई है, भारतीय सरकार की बॉडी है। इस बॉडी को 1992 में जनवरी के महीने में इस्टेब्लिश किया गया था, जो हमारा एक्ट है नेशनल कमीशन फॉर वेमेन एक्ट, इसके अंडर में। उसके बाद जो ऑब्जेक्टिव है नेशनल कमीशन फॉर वेमेन के, वो क्या है? महिलाओं के जो राइट्स हैं, महिलाओं के जो हक हैं, उनको रिप्रेजेंट करना, उनकी सुरक्षा करना, महिलाओं की आवाज़ बनना, महिलाओं को लेकर जो बड़ी बड़ी समस्या हैं, चिंता हैं, उनकी आवाज़ बनकर निकल कर आना। बड़े बड़े जो यहाँ पर कैंपेन्स है उसके ऊपर बात करता है नेशनल कमीशन फॉर वेमेन, जैसे डाउरी का टॉपिक हो गया, दहेज प्रथा का हो गया, पॉलिटिक्स हो गया, रिलीजन, इक्वल रिप्रेजेंटेशन फॉर वेमेन इन जॉब्स हो गया, महिलाओं का लेबर सेक्शन में, यानी कि काम जहाँ पे वर्क एरिया जो है वहाँ पर एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है महिलाओं का। ऐसे सारे टॉपिक्स को रिप्रेजेंट करता है नेशनल कमीशन फॉर वेमेन। इनके पास में कंप्लेंट्स आती हैं, कंप्लेंट्स को इन्वेस्टिगेट करते हैं। जो भी महिलाएं विक्टिम होती है, यानी कि जो भी हिंसा हुई है उसका यहाँ पर विक्टिम है, उसकी पीड़ित है महिला के साथ में हरासमेंट हुआ है, उसके जो हक हैं वो छीने गए हैं, उसके साथ में भेदभाव हुआ है
है ना, वो कंप्लेंट करती है एनसीडब्ल्यू में, वो कंप्लेंट एनसीडब्ल्यू रिसीव करता है, इन्वेस्टिगेट करने का काम करता है। तो ये एनसीडब्ल्यू हो गया। दूसरा हमारा ऐसे ही बिल्कुल स्टेट कमीशन है। स्टेट कमीशन बेसिकली स्टेट के लेवल पर काम करता है। एनसीडब्ल्यू के अलावा जो स्टेट कमीशन है हमारे वेमेन के लिए, ये अलग अलग राज्यों में और यूनियन टेरिटरीज में आपको देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, ये जो कमीशन है इनको यहाँ पर इस्टेब्लिश किया गया है स्टेट के कानून के अंदर में, प्लस कुछ स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज जिनके पास में अपना खुद का कमीशन है महिलाओं के लिए, उन स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज के नाम दिए गए हैं। बहुत सारे नाम हैं, इसको आप लोग खुद से पढ़ सकते हो, क्योंकि मैं भी रीड करूँगा तो उसका कोई फ़ायदा या कोई प्रोडक्टिवनेस देखने को मिलेगा नहीं। अब आगे आते हैं। अब राइटर ने मेन मुद्दा उठाया कि जो ये वेमेन के लिए अलग अलग कमीशंस बनाए गए हैं, इनका मेन ऑब्जेक्टिव और फंक्शन क्या है, पहले हमें ये समझना होगा। फिर हम समझेंगे आखिरकार ये आज के समय में कमीशन कर क्या रहे हैं। पहले इनका ऑब्जेक्टिव समझो। पहला ऑब्जेक्टिव जो इन कमीशंस का है वो है रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेमेन राइट्स। सबसे पहला प्राइमरी जो ऑब्जेक्टिव है नेशनल कमीशन फॉर वेमेन का, वो क्या है? महिलाओं के जो हक हैं उनको रिप्रेजेंट करना, है ना, उनके बारे में बात करना, महिलाओं की जो इश्यूज़ हैं, अलग अलग जो मुद्दे हैं उनको लेकर उनकी आवाज़ उठाना, अलग अलग चैलेंजेस महिला सोसाइटी के अंदर में फेस कर रही है, उन समस्याओं का यहाँ पर जो आवाज़ है वो यहाँ पर उठाना, महिलाओं के साथ में खड़ा होना, ये यहाँ पर कमीशन का पहला चीज़ होती है। सेकेंड ऑब्जेक्टिव है इसका पॉलिसी एडवाइस। वेमेन कमीशन का पता है एक और मेन काम है, क्या काम है? सरकार की जो अलग अलग नीतियाँ आती हैं, पॉलिसीज़ आती हैं महिलाओं को लेकर, उन पॉलिसीज़ के अंदर में वेमेन कमीशन अपनी एडवाइस देता है गवर्नमेंट को कि नहीं ऐसा नहीं, ऐसा होना चाहिए। ठीक है, तो कहीं ना कहीं इसके जो वैल्यूएबल रिकमेंडेशंस है, इसके सजेशंस हैं, इन सजेशंस के बेसिस पर ही अलग अलग नीतियाँ या अलग अलग कानून तैयार होते हैं जो कि वेमेन के राइट्स के बारे में बात करते हैं। ये इसका दूसरा ऑब्जेक्टिव हुआ। सेकेंड ऑब्जेक्टिव की थर्ड की बात की जा रही है, वो है सेफ गार्डिंग कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस। वेमेन कमीशन ही जिम्मेदार है किस चीज़ के लिए कि कोई भी मैटर है जो भी यहाँ पर महिलाओं के जो राइट्स हैं, संविधान के अंदर में सबको राइट्स मिले हैं, संविधान में भेदभाव खत्म करने की बात की गई है, डिस्क्रिमिनेशन के प्रोहिबिशन की बात की गई है, महिला और जो पुरुष हैं सब इक्वल हैं, इक्वल सिटीजन की बात की जाती है। तो महिलाओं को लेकर भी सबको राइट्स मिले हुए हैं, उनके जो अधिकार हैं, उनके अधिकार का जब उल्लंघन होता है तो कहीं ना कहीं यहाँ पर उस मैटर्स को एग्जामिन करना, उस मैटर को इन्वेस्टिगेट करना, महिलाओं को जो यहाँ पर हमारा संविधान प्रोटेक्शन देता है, राइट्स देता है, उन राइट्स की सुरक्षा करना, ये काम यहाँ पर इस कमीशन का है। फिर उसका नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव है हैंडलिंग कंप्लेंट्स, यानी जो कमीशंस हैं इनके पास में वेमेन राइट वायलेशन की कोई कंप्लेंट आती है, महिला के साथ में कोई अन्याय हुआ है ना, तो उस प्रकार की कंप्लेंट को ये हैंडल करने का काम करते हैं। उस कंप्लेंट में इन्वेस्टिगेशन, उस मुद्दे को निपटाने का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है इस कमीशन का। एक और यहाँ पर ऑब्जेक्टिव है वो है सुओ मोटो एक्शंस। कई बार ऐसा होता है कि जो कंप्लेंट्स वगैरह हैं वो नहीं आती हैं ज़्यादातर, तो वेमेन कमीशन कई बार गंभीर मुद्दों में खुद से मैटर उठा लेता है कि यहाँ पर ये जो है, ये जो पॉइंट है यहाँ पर महिलाओं के हक छीने जा रहे हैं, तो खुद से भी यहाँ पर एनसीडब्ल्यू कई सारे जो मैटर्स है वो उठाने का काम करता है। फिर उसके बाद में एक और ऑब्जेक्टिव है एनसीडब्ल्यू का, वो है एम्पावरिंग वेमेन। ठीक है, जो वेमेन कमीशन है ना, ये काम करता है महिलाओं को और सशक्त बनाने में और पावरफुल बनाने में। कैसे? इकोनॉमिक डेवलपमेंट, एजुकेशन और हेल्थ सेक्टर में उनकी बात करता है। जहाँ पे हम उनको पीछे छोड़ देते हैं तो उनको यहाँ पर प्रमोट करने का काम करता है। उसके अलावा ये जो कमीशन है इनका मेन मकसद ये भी है कि महिलाएं एम्प्लॉयमेंट सेक्टर में आगे आएँ, उनके पास में ज़्यादा अवसर हों, है ना, ज़्यादा अवसर मिले उनको इन सेक्टर्स में आगे ग्रो करने के लिए। तो ये हो गए इनके ऑब्जेक्टिव्स। अब बात आती है वेमेन कमीशन के फंक्शंस की। अभी तो हमने ऑब्जेक्टिव पढ़ा था इनका, अब फंक्शंस, इनका कार्य क्या है वो समझते हैं। तो फंक्शंस में सबसे पहला आता है रिसर्च एंड स्टडी। वेमेन कमीशंस क्या करती हैं? रिसर्च और स्टडीज़ को कंडक्ट करने का काम करती हैं। अभी रिसर्च और स्टडीज़ किस चीज़ के ऊपर किया जाता है? महिलाओं के राइट्स और जेंडर इक्वालिटी से संबंधित जो भी समस्या हैं उसके ऊपर रिसर्च और स्टडीज़ की जाती है। फिर उसके बाद ये कमीशन डेटा और इन्फॉर्मेशन को इकट्ठा करते हैं ताकि यहाँ पे क्या कर सकें, एक अच्छा पॉलिसी रिकमेंडेशन दे सकें लोगों को। सेकंड जो यहाँ पर मेन फंक्शन है इसका, वो है एडवोकेसी एंड अवेयरनेस। जो ये कमीशंस हैं, ये कमीशंस क्या करते हैं, कहीं ना कहीं इनका मेन फंक्शन, इनका मेन कार्य ये भी है कि ये लोगों में जागरूकता फैलाएं, अवेयरनेस फैलाएं वेमेन राइट्स के बारे में, जेंडर इक्वालिटी के बारे में। कई सारे अभी भी लोग जो हैं वो रूढ़िवादी सोच वाले हैं, बहुत पुराने ज़माने की, महिलाओं को अभी भी यहाँ पर डाउन समझते हैं पुरुष से। तो ऐसे लोगों में जागरूकता फैलाई जानी चाहिए जेंडर इक्वालिटी की, उससे रिलेटेड इश्यूज़ के बारे में। ठीक है, तो ये काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। इसके लिए क्या किया जा सकता है? कैंपेन्स हो गए, इवेंट्स वगैरह ऑर्गेनाइज करने का काम करते हैं ये कमीशंस, ताकि अवेयरनेस फैलाई जा सके, लोग यहाँ पे वेमेन के प्रति, महिला के प्रति अपना एटीट्यूड चेंज करें। समझ गए?
फिर उसके बाद में एक और फंक्शन है, वो है लीगल एड एंड सपोर्ट। विमेन कमीशन कई बार महिला को लीगल एड और सपोर्ट भी प्रोवाइड करवाने का काम करता है। मतलब कि जो भी महिला डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव फेस कर रही है, हिंसा फेस कर रही है, दूसरे उसके राइट्स का उल्लंघन हो रहा है, तो उस दौरान यहाँ पर ये कमीशन उनको एक सपोर्ट देने का काम करता है, महिलाओं को न्याय देने का काम करता है, उनको एक लीगल प्रोसेस की तरफ यहाँ पर उसको रास्ता दिखाता है कि आप किस तरीके से लीगल प्रोसीडिंग्स की तरफ आगे बढ़ सकते हो। बाकी ट्रेनिंग एंड कैपेसिटी बिल्डिंग भी यहाँ पर एक मेन काम है। कमीशंस ट्रेनिंग प्रोग्राम्स को ऑफ़र करता है और भी कुछ यहाँ पे प्रोग्राम्स ऑफर्स करता है, ताकि यहाँ पर क्या किया जा सके, वेमेन इश्यूज़ है ना, उनके प्रति यहाँ पे वेमेन को थोड़ा सेंसिटाइज़ किया जा सके। प्लस जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ हैं उनको हम लोग थोड़ा और मजबूत कर सकें। फिर उसके बाद में पॉलिसी रिकमेंडेशंस की बात आती है, तो जो भी रिसर्च, जो भी फाइंडिंग्स वेमेन कमीशन करता है उसके बेसिस पर पॉलिसी में रिकमेंडेशंस देता है, सरकार को बोलता है कि भाई यहाँ पर ये काम करना चाहिए, यहाँ पर भी मतलब जेंडर इक्वालिटी की बात करनी चाहिए। तो ये सारे रिकमेंडेशंस करने के काम है। बाकी एक और काम है कमीशंस का, वो है कोलैबोरेशन एंड पार्टनरशिप। जो ये कमीशंस हैं ये क्या करते हैं, अलग अलग NGO, सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन, दूसरी सरकारी बॉडीज़ हो गई, इन सब के साथ में मिलकर कोलैबोरेशंस करते हैं। कोलैबोरेशंस करके यहाँ पर वेमेन राइट्स को, जेंडर इक्वालिटी को प्रमोट करने की बात करते हैं। तो ये इसके फंक्शंस हो गए। तो मैंने आपको अभी क्या क्या बताया, मैंने आपको नेशनल कमीशन फॉर वेमेन, स्टेट कमीशन वेमेन, उसके बाद यहाँ पर ऑब्जेक्टिव्स ऑफ कमीशंस, उसके बाद मैंने आपको बताया कि इनके फंक्शंस क्या होते हैं। अब देखो राइटर ने बात की है चैलेंजेस क्या क्या हैं। अब एक और मेन टॉपिक कि जो ये वेमेन कमीशन है ये किस किस प्रकार के चैलेंजेस को, किस किस प्रकार की समस्याओं को फेस कर रहा है आज के समय पर। सबसे पहला चैलेंज है लैक ऑफ एडिक्वेट रिसोर्सेज एंड ऑटोनॉमी। जो वेमेन कमीशंस हैं इनमें, ये जो कमीशंस, देखो कोई भी बॉडी है, पर्टिकुलर बॉडी बना दी गई है, अब उसमें अच्छे खासे लोगों की ज़रूरत है, इन्वेस्टिगेशन करना है तो लोगों की ज़रूरत है, तो उसके लिए थोड़ा पैसा लगता है यार। तो कमीशंस को रन करने के लिए पैसा लगेगा। अब ये कमीशंस कहीं ना कहीं फाइनेंशियल शॉर्टेज में चल रहे हैं, पैसों की इनके पास में कमी देखने को मिलेगी। ये सीधा सीधा बहुत ज़्यादा मात्रा में सरकारी फंडिंग के ऊपर डिपेंडेड है कि सरकारी फंडिंग आएगी तब जाके काम होगा। तो इससे इनके काम करने की जो एबिलिटी या सक्षमता है वो कम हो जाती है, ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि रिसोर्स नहीं है इनके पास में। पहला चैलेंज ये देखने को मिलेगा। सेकंड चैलेंज क्या है, पॉलिटिकल इंटरफेरेंस। कई बार क्या होता है, जो रूलिंग पार्टी है, ठीक है, रूलिंग गवर्नमेंट जो होती है, जो यहाँ पर देश की सरकार होती है, मेन जो सरकार होती है, जो सरकार चला रही है ना, कई बार जो वेमेन कमीशन है वो प्रेशराइज हो जाता है या फिर उनको प्रेशर फेस करना पड़ता है रूलिंग पार्टी से या रूलिंग गवर्नमेंट से। तो इस चक्कर में वो सरकार के खिलाफ का अगर कोई मुद्दा होगा तो वो उसको उठा नहीं पाता। ठीक है, मान लो यहाँ पर कोई भी गवर्नमेंट का, कोई यहाँ पे रूलिंग गवर्नमेंट है, उसने यहाँ पर कोई ऐसी गलतियाँ कर दी है वेमेन्स को लेकर, वेमेन राइट्स का वोलेशन किया हुआ है, तो उस बेसिस पर आप कह सकते हो कहीं ना कहीं पॉलिटिकल इंटरफेरेंस आ जाता है। जो वेमेन राइट्स हैं यहाँ पर कहीं ना कहीं फिर जो वेमेन कमीशन है वो वेमेन राइट्स के लिए ज़्यादा कुछ बोलता नहीं है, ठीक है, क्योंकि वो कहीं ना कहीं रूलिंग गवर्नमेंट के प्रेशर में आ गया। जबकि हमें जब भी महिलाओं की बात करनी है तो इम्पार्शलिटी के साथ में बात करनी है, किसी के साथ में कोई पार्शलिटी नहीं, कोई झुकाव कहीं पर नहीं होना चाहिए, आप इंडिपेंडेंट की तरह काम करो, है ना। तो कहीं ना कहीं ये भी एक प्रॉब्लम है, पॉलिटिकल इंटरफेरेंस। फिर उसका एक और चैलेंज है, वो है लिमिटेड अवेयरनेस एंड एक्सेसिबिलिटी। बहुत सारी महिलाएं स्पेशली गांव के अंदर में, रिमोट एरियाज़ में, उनको पता ही नहीं है कि इस प्रकार के वेमेन कमीशंस भी हैं और वेमेन कमीशंस का ये रोल है, तो उनमें जागरूकता नहीं है। इस चक्कर में उनको सपोर्ट भी नहीं मिल पाता इन कमीशंस के माध्यम से। तो ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है। तो इन कमीशंस के बारे में भी लोगों को बताना, ताकि वो इन कमीशंस के माध्यम से सारे बेनिफिट्स ले सकें। समझ गए। अब आते हैं, अब देखो कई बार कंट्रोवर्सीज़ हुई है वेमेन कमीशन को लेकर। जो ये कमीशंस बनाए गए हैं ना, इसको लेकर कई बार कंट्रोवर्सीज़ हुई है, बड़ी बड़ी कंट्रोवर्सीज़ किस प्रकार की, कि बड़े बड़े इंसिडेंट हुए, वहाँ पे ये कमीशन नहीं बोला। फॉर एग्जांपल मणिपुर का इंसिडेंट जो हुआ, मणिपुर का इंसिडेंट रोंगटे खड़े करने वाला था। वीडियो एक बार देख के इंसान अगर देख ले तो उसको नींद ना आए, ऐसा वीडियो था कि ऐसा कुछ भी हो सकता है, हमने तो कभी सोचा नहीं था। तो उस दौरान यहाँ पे उस इंसिडेंट को देखते हुए जो नेशनल कमीशन फॉर वेमेन है उसका जो रिस्पॉन्स है मणिपुर केस को लेकर, वो ज़्यादा कुछ बढ़िया नहीं था, ज़्यादा सख्त रिस्पॉन्स नहीं था। समझ गए। तो ये यहाँ पर कहीं ना कहीं एक प्रॉब्लम है। सेकंड, ऐसी मैंगलोर पब अटैक रिस्पॉन्स था 2009 में, ये 2009 की बात कर रहे हैं। 2009 में जब एक महिलाओं का ग्रुप को, पूरे महिलाओं के ग्रुप को एसॉल्ट किया गया पब के अंदर मैंगलोर में, तब यहाँ पर जो नेशनल कमीशन वेमेन का जो रिस्पॉन्स था, अगेन इसको क्रिटिसाइज़ किया गया। क्यों? क्योंकि उस समय पर इस नेशनल कमीशन फॉर वेमेन ने महिलाओं को यहाँ पर ब्लेम करना स्टार्ट कर दिया। जो विक्टिम्स थे उनको ही ब्लेम किया। कमीशन का कहना, कमीशन के मेंबर का कहना ये था कि जो विक्टिम्स हैं, विक्टिम्स अपने आप को प्रोटेक्ट नहीं कर सकते, उन्हीं को यहाँ पर ब्लेम करना स्टार्ट कर दिया, उन्हीं के ऊपर क्वेश्चंस करने स्टार्ट कर दिए,
तो अगेन भाई उनके प्रोटेक्शन के लिए बना है, उन महिलाओं के साथ में एजॉल्ट हुआ है, सेक्सुअल एजॉल्ट हुआ है, आप उनके लिए बात तो करो, उनके साथ स्टैंड तो लो। लेकिन यहाँ पे अगेन वो भी क्या हुआ, वहाँ पर भी इनका रोल काफ़ी बढ़िया नहीं देखने को मिला। उसके बाद यहाँ पर बोला जा रहा है जो सेक्सुअल हैरेसमेंट के एलिगेशंस हैं उनको हैंडलिंग करने का यहाँ पे जो पूरा प्रोसेस है वो भी कोई ज़्यादा अच्छा नहीं है। नेशनल कमीशन फॉर वुमेन का जो रिस्पॉन्स था, आपको पता होगा, जो हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं उनके अगेंस्ट में सेक्सुअल हरासमेंट एलिगेशंस का जो केस है वो लगा था 2019 के अंदर में। वहाँ पर भी जो नेशनल कमीशन फॉर वुमेन का रिस्पॉन्स है इसको लेकर लोगों में चिंताएं इकट्ठी होनी स्टार्ट हो गई। समझ गए, तो इनका रिस्पॉन्स बढ़िया नहीं नज़र आ रहा है। हालांकि यहाँ पे राइटर ये भी बोलती हैं कि नेशनल कमीशन फॉर वुमेन के अचीवमेंट्स भी काफ़ी सारे, इन्होंने काफ़ी जगह पर अच्छा काम भी किया है। जैसे इन्होंने हेल्प की है बड़े बड़े जो कानून है उसको मजबूत करने में। फॉर एग्जांपल घरेलू हिंसा को लेकर जो कानून है, डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 हो गया, दहेज प्रथा को लेकर डोहरी प्रोविजन एक्ट 1961 हो गया। जितने भी आपको ये लॉज देखने को मिलेंगे, इन लॉज के प्रति जो यहाँ पर वुमेन राइट्स हैं, ठीक है, वुमेन राइट्स की बात यहाँ पर की गई है। तो कई सारे लॉज को बहुत ज़्यादा मजबूत तरीके से इंप्लीमेंट करने के ऊपर भी फोकस किया गया है। ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है NCW का। लीगल और साइकोलॉजिकल काउंसलिंग यहाँ पर इन्होंने प्रोवाइड करवाई है ना। विक्टिम्स को, जो भी यहाँ पर सेक्सुअल हैरासमेंट और वायलेंस की विक्टिम हैं, उन विक्टिम को सपोर्ट करने का काम किया है। जो खासकर सेक्सुअल हैरासमेंट वर्क प्लेस पर होता है उसके खिलाफ यहाँ पे काफ़ी आवाज़ उठाई है। जो सेक्सुअल हैरासमेंट ऑफ वेमेन एट वर्क प्लेस प्रिवेंशन प्रोहिबिशन रिड्रेसल एक्ट 2013 है, इसको मॉनिटर किया, इसको अच्छे से लागू करने का काम किया है। कहीं कहीं पर बढ़िया तरीके से यहाँ पर काम हुआ है, आप ऐसा देख सकते हो। नेशनल कमीशन फॉर वुमेन के काफ़ी बड़े अचीवमेंट्स भी हैं। बड़े बड़े लीगल इश्यूज़ को यहाँ पे इन्होंने उठाया है। वर्कशॉप हो गया, कंसल्टेशंस हो गया, इन सबको इन्होंने ऑर्गेनाइज़ किया है, लोगों में अवेयरनेस फैलाने का काम भी किया है। लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ पर कह सकते हो कुछ प्रॉब्लम्स भी नज़र आई हैं। प्रॉब्लम्स क्या थी वो मैंने आपको यहाँ पर समझाया। और इसी के बाद यहाँ पर जो ये हमारा कमीशंस है ना, ये कमीशंस क्या करती हैं, हर महीने राष्ट्रीय महिला करके एक न्यूज़लेटर आता है, उसको भी हर महीने पब्लिश किया जाता है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में। अब राइटर बोलते हैं कि ठीक है, ये तो हमने सब कुछ समझा, लेकिन अभी भी कुछ रणनीतियों की ज़रूरत है, हमें कुछ ऐसी स्ट्रेटजीज़ की आवश्यकता है जिसके माध्यम से इन वेमेन कमीशंस को इम्प्रूव किया जा सके, इनमें सुधार किया जा सके। सबसे पहला काम जो है वो है ट्रांसपेरेंट अपॉइंटमेंट प्रोसेस। ठीक है, यानी कि यहाँ पर कि जो भी इन कमीशंस के अंदर में अपॉइंटमेंट होता है, चेयरपर्सन होते हैं, बाकी सारे मेंबर्स होते हैं इन विमेन कमीशन के अंदर में, तो इनका अपॉइंटमेंट ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। अपॉइंटमेंट के अंदर में ओपोजिशन पार्टीज़, जुडिशरी, सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन, ये सब कुछ होने चाहिए। तब जाके एक इम्पार्शलिटी होगी, तब जाके यहाँ पर एक निष्पक्षता के माध्यम से इसको देखा जा सकेगा। क्यों नहीं तो अगर मान लो जो हमारी चयनित सरकार है, जो सरकार चल रही है, वही अगर इन वेमेन कमीशन में महिलाओं को चेयरपर्सन बना देगा, सारे मेंबर्स को अपॉइंट कर लेगा, तो अपने हिसाब से वो अपॉइंट करेंगे, अपने हिसाब से अपॉइंट करके उनको प्रेशराइज करके रखेंगे, अपने अंडर में रखेंगे। और अगर गवर्नमेंट ही यहाँ पर कई सारी जगह पर वेमेन के राइट्स को प्रोटेक्शन नहीं दे पाती है, तो नेशनल कमीशन फॉर वेमेन भी आवाज़ नहीं उठाएगा। क्यों? क्योंकि वो गवर्नमेंट के हिसाब से चल रहा है। तो इसी वजह से यहाँ पर बोला जा रहा है कि इसमें जो अपॉइंटमेंट का प्रोसेस है उसमें चेंजेस लाने होंगे। जो हमारे ओपोजिशन लीडर्स हैं उनको इंक्लूड करो, जुडिशरी को भी लेकर आओ साथ में, तब जाके यहाँ पर अच्छे से बॉडीज़ काम करेंगी। सेकंड, सोशल ऑडिटिंग, इसकी प्रॉपर ऑडिटिंग करना, बार बार जांच पड़ताल करना, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ना। वेमेन कमीशन की ऑडिटिंग करना रेगुलर बेसिस पर ज़रूरी है। एक्सटर्नल एजेंसीज़ के माध्यम से ऑडिटिंग करनी चाहिए कि भाई जो पैसा दिया गया वो पैसा अच्छे से यूज़ हो गया या नहीं हो गया, परफॉर्मेंस कैसा चल रहा है इनका, है ना, पैसा कहीं और जगह पर तो नहीं लगाया गया। इन सब चीज़ों के ऊपर फोकस करना होगा। थर्ड, यहाँ पर फील्ड विजिट्स को बढ़ाना। जो वेमेन कमीशन के मेंबर्स हैं ना, जो स्टाफ हैं, इनको और ज़्यादा यहाँ पर बढ़ावा देना कि वो ज़्यादा से ज़्यादा विजिट्स करें, ज़्यादा से ज़्यादा महिलाओं के साथ में इंटरेक्ट करें अलग अलग एरिया से, ताकि यहाँ पर वो अलग अलग एरिया के चैलेंजेस को समझ सकें, अलग अलग एरिया की ज़रूरतों को समझ सकें। फिर उसके बाद आती है अवेयरनेस और एक्सेसिबिलिटी की। इसके बाद यहाँ पे हमें क्या करना होगा, एक अवेयरनेस वेमेन कमीशन को लेकर महिलाओं में फैलानी होगी। खासकर जो रिमोट एरियाज़ हैं वहाँ पर भी अलग अलग चैनल्स के माध्यम से, हेल्पलाइन नंबर, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, मोबाइल रीच, इन सब के माध्यम से कहीं ना कहीं हमें लोगों में जागरूकता इन कमीशंस के बारे में फैलानी होगी। फिर आती है एम्पैथी एंड सेंसिटिविटी ट्रेनिंग। हमें यहाँ पर कुछ ट्रेनिंग प्रोवाइड करवानी होगी कमीशन मेंबर्स को, स्टाफ को ट्रेनिंग प्रोवाइड करवानी होगी, ताकि जो ये मेंबर्स हैं, जो ये स्टाफ हैं, वो कहीं ना कहीं यहाँ पर एक सेंसिटिविटी को डेवलप कर सकें महिलाओं के प्रति। ठीक है, तो ये जो कमीशन मेंबर्स हैं, स्टाफ हैं, सबको ट्रेनिंग देनी होगी। और कह सकते हो कि जब ये लोगों में इस एम्पैथी को डेवलप करेंगे, सेंसिटिविटी को डेवलप करेंगे महिला के प्रति, तो इससे अगेन कहीं ना कहीं यहाँ पर जो विक्टिम्स है उनको एक सपोर्ट मिलता हुआ नज़र आएगा। नाउ अब यहाँ पे आता है आज का हमारा मेंस का क्वेश्चन।
तो ये जो पूरा का पूरा एडिटोरियल हमने डिस्कस किया है, आई होप आप लोगों ने इसका इंपॉर्टेंस समझा होगा। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है हर एक सेक्शंस के अंदर में। नाउ आज का मेंस का क्वेश्चन इसी आर्टिकल के ऊपर बेस्ड है। क्वेश्चन क्या है, क्रिटिकली इवैल्यूएट द फंक्शनिंग एंड इफेक्टिवनेस ऑफ वेमेन कमीशन इन इंडिया। डायरेक्टली आपसे क्वेश्चन बन सकता है, 250 शब्दों में आपने लिखना है वेमेन कमीशन जो है इसकी फंक्शनिंग और इसका इफेक्टिवनेस, यानी कि इसकी कार्यप्रणाली और साथ ही साथ में प्रभावशीलता, ठीक है, ये यहाँ पर इसको इवैल्यूएट करना है। ठीक है, हिंदी में एक बार रीड कर देता हूँ। तो भारत में जो महिला आयोग हैं, महिला आयोगों की कार्यप्रणाली और साथ ही साथ में प्रभावशीलता का आलोचनात्मक मूल्यांकन करें। क्रिटिकली इवैल्यूएट फंक्शनिंग एंड इफेक्टिवनेस, किस तरीके से वेमेन कमीशंस की फंक्शनिंग है और प्लस यहाँ पर कितने ज़्यादा इफेक्टिव हैं, कितने ज़्यादा प्रभावशाली हैं। तो इसको लेकर 250 शब्दों में आंसर लिखना है। आंसर लिखने के बाद में कहाँ पे सबमिट करना है, टेलीग्राम पर जाना, वहाँ पे जाके सर्च बॉक्स में लिखना दीपा यादव एजुकेशन मेंस ग्रुप, फुल फॉर्म लिखना। मेरा टेलीग्राम चैनल मिलेगा जहाँ पर 70,000 से ज़्यादा लोग ऑलरेडी जुड़ चुके हैं। आप भी जुड़कर अपने आंसर्स को लेकर सबमिट कर सकते हो। अपने आंसर को लिखकर जब आप सबमिट करोगे तो साथ ही साथ में एक छोटा सा काम और करना है, एटलीस्ट सभी लोगों को 2-2 आंसर्स रिव्यू करने हैं। जब आप सभी लोग 2-2 आंसर्स को रिव्यू करोगे तो बहुत सारे फ़ायदे होंगे आपको भी और सामने वाले को भी। आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मिलेंगे जो आप अपने नोट्स में इंक्लूड कर सकते हो। सामने वाले के आंसर में अगर कोई मिस्टेक होती है तो आप उनको बता सकते हो कि यहाँ पर इंप्रूवमेंट की आवश्यकता है। ठीक है दोस्तों, चलो मज़ा आ गया होगा, बहुत कुछ जानने को मिला होगा। आगे आते हैं, चलो फिर लेक्चर को एंड करते हैं। कहोगे इतनी जल्दी सर, आपने कुछ आर्टिकल छोड़ दिए आज के न्यूज़पेपर में, कौन कौन से? ये 3 आर्टिकल हमें लग रहा है छोड़ दिए हैं। नहीं, इन तीनों आर्टिकल को हमने कल ही डिस्कस किया। ये सारे रिपीटेड आर्टिकल हैं दोस्तों, हम इसके बारे में पढ़ चुके हैं। PSLV पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल मैं आपको 4 दिन पहले से पढ़ाता आ रहा हूँ। इवन मैंने दोनों वीडियोज़ में, जो मॉर्निंग वाला वीडियो आता है उसमें भी और इसमें भी, दोनों जगह पे कवर किया है कि जो PSLV है ये सिंगापुर की सैटेलाइट को लॉन्च करेगा और इसने कल कर दिया। उस सैटेलाइट का नाम है DSSAR, ये सिंगापुर का सैटेलाइट है। ये सैटेलाइट क्या करेगा, ये बेसिकली वेदर को लेकर डेटा प्रोवाइड करवाएगा, ऑल वेदर डेटा, चाहे वो कैसा भी वेदर हो, बारिश हो, धूप हो, कैसा ही वेदर हो, ऑल वेदर डेटा प्रोवाइड करवाने का काम करेगा। ठीक है, ये सैटेलाइट, इसके साथ साथ कुछ और सैटेलाइट्स भी लॉन्च करेगा, जैसे वेलोक्स AM, स्कूब 2 हो गया, उसके बाद में नोलॉन बाय नॉन स्पेस, ऐसे यहाँ पर कुछ और सैटेलाइट्स हैं जैसे गैलेसिया 2, 3U नैनो सैटेलाइट, ऐसी कुछ सैटेलाइट्स यहाँ पे लॉन्च की गई हैं अलग अलग देशों की। फॉर एग्जांपल सबसे पहले सिंगापुर की हमने सैटेलाइट को यहाँ पर अभी PSLV के माध्यम से लॉन्च किया है। समझ गए, आगे आते हैं। फिर बात की जा रही है सेमी कंडक्टर के बारे में। तो सेमी कंडक्टर के बारे में मैं इतना पढ़ा चुका हूँ, आपको इतना अच्छा डिटेलिंग्स प्रोवाइड करवा चुका हूँ, इतने नोट्स प्रोवाइड करवा चुका हूँ, इसको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। जयशंकर जी ने यहाँ पर मेंशन किया है कि जो सेमीकंडक्टर मिशन है वो केवल हमारे देश की डिमांड के लिए नहीं है, ये इंटरनेशनल ग्लोबल डिमांड के लिए है, जिसके लिए हम अभी क्वाड कंट्रीज़ के साथ में मिलजुल कर काम कर रहे हैं। फिर उसके बाद में ये आर्टिकल उड़ान स्कीम के बारे में आपने सुना होगा, उड़े देश का आम नागरिक, जहाँ पर मेन मकसद हमारा क्या है, सभी एरियाज़ में एयरपोर्ट की माध्यम से कनेक्टिविटी प्रोवाइड करवाना, जो खासकर रिमोट एरियाज़ हैं जहाँ पर एयरपोर्ट्स थे ही नहीं, उस एरिया में एयरपोर्ट्स बनवाना। तो उड़ान के अंदर में कई सारे रूट, यानी कि जो एयरप्लेन के रास्ते हैं, कई सारे रूट ऐसे हैं जो कि अनयूज़ है, जिसका यूज़ हुआ ही नहीं है। तो उन सब अनयूज़ रूट्स को, उन सारे रास्तों को, उनकी रिबिडिंग की जाएगी। रिबिडिंग मतलब वापस से यहाँ पर क्या होगा, उसकी नीलामी की जाएगी, ऑक्शनिंग की जाएगी। ठीक है, इसमें क्या होगा, अलग अलग जो एयरलाइन है वो यहाँ पर बोली लगाएंगे, ये वाला रास्ता हम लेंगे, ये वाला रास्ता हम लेंगे। तो उनको एयरलाइंस को ये रास्ता दिया जाएगा, फिर वो उस हिसाब से अपने रूट के हिसाब से अपनी जो फ्लाइट्स है वो चला सकती हैं। समझ गए। तो जो अनयूज़ रूट्स हैं बेसिकली उनकी यहाँ पर डिस्कशन की गई है। नाउ अब आते हैं हम लोग अपने प्रीलिम्स वाले क्वेश्चन की तरफ कि आज का प्रीलिम्स का क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन ये था कि बताओ दोनों स्टेटमेंट में से कौन सा स्टेटमेंट सही है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को लेकर। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर B, 2 ओनली। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को हमें 2030 तक अचीव करना है, यही हमारा इकलौता आंसर नंबर, जो आंसर नंबर 2 ओनली इज़ द करेक्ट आंसर, ये आंसर है हमारा। ठीक है, नाउ आपको पता होगा टोटल 17 गोल हैं जो कि हमें अचीव करने हैं और ये हमें 2030 तक अचीव करने हैं। समझ गए। चलो इसी के साथ में करते हैं लेक्चर को समाप्त और मिलते हैं आप लोगों से अगले वीडियो में। आज के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू एंड जय हिंद।